जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आज का जो मेरा शो है वो बड़ा मज़ेदार है, वो इस वजह से क्योंकि जो मेरे गेस्ट आ रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं और जो मेरे गेस्ट हैं उनमें से एक मेरा कोलीग रह चुका है और एक मेरे उस्ताद रह चुके हैं जिन्होंने मुझे कॉलेज में थिएटर पढ़ाया हुआ है। और ये दोनों, हम इनको स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वो स्क्रीन पे जब जलवागर होते हैं तो कैसे स्क्रीन को एकदम ना हाईजैक कर लेते हैं कि कितना वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो उनसे तो मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी ही और आप लोग भी सोचे कि भाई ऐसा कौन सा मदिया का उस्ताद है जिन्होंने मदिया को थिएटर भी पढ़ाया हुआ है और वो बड़े मतलब बहुत यंग उम्र में। मैं आपको एक और चले हिंट दे देती हूँ कि बहुत ही यंग उम्र में इन्होंने बड़े बड़े हीरोज़ के अब्बा का कैरेक्टर भी कर लिया कि मुझे भी हैरानी होती थी कि भाई खुद यंग आदमी है तो हीरोज़ के वालिद का किरदार क्यों अदा करे। सॉल्ट एंड पेपर इनकी हेयर है। और दूसरी जानिब जो हमारा हीरो है, इस हीरो ने हमारी फिल्म में काम किया हुआ है, इस हीरो हमारे ड्रामे में काम किया हुआ है, बहुत अच्छा गाते हैं। तो अब आप लोग खुद सोचेंगे जी कि मैं आपको क्या हिंट दे रही हूँ। जब तक आप गेस्ट करते हैं कि मेरे आज के दो गेस्ट कौन हैं, मुझे एक नहायत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के वाले से बात करनी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म हर अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल भी हो और हम आप तक हर अच्छा मैसेज पहुँचाएँ भी। अगर हम देखें हमारे मुल्क में तो जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में जितना काम हो रहा है हुकूमत की जानिब से वो अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में अगर हम स्पेसिफिकली जो खुद लोगों ने अस्पताल बनाए हुए हैं और किस ने डेडिकेशन के साथ उस पर काम किया हुआ है तो वो दीदनी है, वो जज्बा दीदनी है। आज से 30 साल पहले लाहौर में शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ। ऑफ कोर्स उसके पीछे पाकिस्तान के साबिक कप्तान इमरान खान की एक बहुत तवील स्ट्रगल थी। ये अस्पताल खुला उन्होंने अपनी वालिदा के नाम पे और मकसद क्या था कि कैंसर जैसा मर्ज जिसका नाम सुनते ही आप खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, उसका मुफ्त इलाज हो पाए। क्योंकि इतना महंगा ट्रीटमेंट होता है ना कैंसर का, लोग कैंसर से ज़्यादा इस बात पे डर जाते हैं कि चलो अच्छा कैंसर तो है लेकिन अब इसका इलाज हम कैसे करेंगे, इसको हम अफोर्ड कैसे करेंगे। तो 30 साल पहले लाहौर में शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल उसका आगाज़ किया गया और तकरीबन वहाँ पे 75% अफराद का बिल्कुल मुफ्त इलाज हो रहा है। उसके बाद 2015 में हमने देखा कि कराची में भी शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल वो खोला गया और पेशावर में भी खोला गया और अब कराची में बहुत बड़ा शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल ये तामीर किया जा रहा है। और इंशाल्लाह अब ये हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि कब तक कराची का शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल जो है वो आम आवाम के लिए भी खोल दिया जाएगा। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खान साहब। आप 20 सालों से शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल कैंसर और रिसर्च सेंटर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और 2020 से 22 तक स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। और जब कोविड के टाइम में डॉक्टर साहब के साथ तो हमारा हमेशा साथ रहता था क्योंकि डॉक्टर साहब जो है ही वॉज द ओनली पर्सन जो कि वो टाइम जो लोग क्योस फैला रहे थे तो वो वाहिद एक शख्स था जो कि गाइड कर रहा था, बता रहा था कि एग्जैक्टली हम स्टेटिस्टिकली कहाँ पे खड़े हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं शो में। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम पिछले साल भी ये बात हो रही थी कि कराची में शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल इसकी तामीर जो है वो शुरू हो गई है। पेशावर में तो हम देख ही रहे हैं 2015 से काम कर रहे हैं, तकरीबन 3 दिहाई से ज़्यादा लाहौर में भी काम हो रहा है। ये कराची का जो चैप्टर है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह? कराची जी बिल्कुल ज़ेर तामीर है, इसकी जो सिविल वर्क्स हैं वो तकरीबन मुकम्मल हैं, इसकी फिनिशिंग आजकल हो रही है। अभी पिछले हफ्ते भी मुझे मौका मिला जाके देखने का, तो इस पे काम हो रहा है और हमारी उम्मीद है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये इंशाल्लाह 2025 के आखिर तक या 2026 के शुरू में हम इनाग्रेट करने के काबिल होंगे और वहाँ एक आपको चलता अस्पताल नज़र आएगा। सो तकरीबन 2 साल का लगभग या उससे ज़रा कम अरसा बाकी है, अभी 1.5 पौने 2 साल इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब सुनने में ये भी आया है कि जो कराची में जो शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल खुलेगा ये लाहौर के शौकत खानों से ज़्यादा बड़ा होगा? जी, तकरीबन 2 गुना। सो इसका साइज़ लाहौर और पेशावर दोनों से डबल है, इसका जो कवर्ड एरिया है। और मिसाल के तौर पे लाहौर का और पेशावर दोनों का तकरीबन जो बिल्ट अप एरिया है, कवर्ड एरिया है, वो आधा मिलियन स्क्वायर फुट है और ये यानी 5 लाख, और वहाँ 10 लाख स्क्वायर फुट है, बल्कि 10 से ज़रा ज़्यादा ही है। तो ये काफ़ी बड़ा अस्पताल प्लान करके बनाया जा रहा है और इसको
ऐसा बनाया जा रहा है कि फ्यूचर में इसकी एक्सपेंशन जो है इसी के स्ट्रक्चर के अंदर कर दी जाए, ताकि जो एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वक्त के साथ आने के साथ ज़्यादा मरीज़ होंगे तो आइंदा के लिए वो इस्तेमाल हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, आजकल के इस दौर में जब हम देख रहे हैं कि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, पहले होता था कि शाज़ो नादर सुनते थे किसी को कैंसर हो गया, अब तो बहुत फ्रीक्वेंटली सुन रहे हैं, अपनी फैमिली भी सुन रहे हैं कि जो उनको इस चीज़ का कैंसर हो गया, किसी और चीज़ का कैंसर हो गया। आदाद व शुमार वैसे क्या बताते हैं कराची के हवाले से कि कराची में ज़्यादातर कौन सा कैंसर ज़्यादा पाया जाता है? जी, आदाद व शुमार पहले तो मैं आपको मुल्क के बता दूँ तो तकरीबन जो तमाम तखमीना जात हैं वो कुछ ऐसे हैं कि 1,80,000 से लेकर 2 लाख नए कैंसर के केसेस साल भर में डिस्कवर होते हैं या होना चाहिए हमारे मुल्क के साइज़ के हिसाब से, हमारी पॉपुलेशन के साइज़ के हिसाब से। कराची मुल्क का बड़ा शहर है और सिर्फ कराची ही में नहीं वो फिर डायग्नोज़ हो, कराची ही के केसेस नहीं डायग्नोज़ हो रहे होते, बहुत सी दफ़ा इर्द गिर्द के नवाही इलाके जो हैं वहाँ से भी जो मरीज़ आ रहे होते हैं उनकी तशख़ीस भी कराची हो रही होती है। तो ये कराची अलोन में कोई 20,000 से ज़्यादा केसेस तशख़ीस होना कोई अजब बात नहीं होगी। और उसके अलावा ये भी आपको बताता चलूँ कि कराची अभी भी इस वक्त भी बलूचिस्तान के जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं, रूरल सिंध तो है ही है, जनूबी पंजाब से भी लोग जाते हैं, तो कराची हमारे लिए एक बहुत अहम प्रोजेक्ट भी है और एक बहुत अहम जगह है जहाँ के कैंसर की सर्विस को ऑगमेंट करना, बढ़ाना और फ्री कैंसर केयर को एक स्मूथ तरीके से इम्प्लीमेंट करना बहुत अहम है। सही। और डॉक्टर साहब, कराची में कौन सी जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी? तमाम जो कैंसर की जदीद सहूलियात हैं और ये वक्त के साथ बदलती भी रहती हैं, इनमें एक जिद्दत आती है, रिसर्च आती है, उसके ज़रिए बहुत सी नई चीज़ें आती हैं। सो जिसमें मॉडर्न तरीन सर्जिकल टेक्निक्स हैं, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की बहुत जदीद और एक्यूरेट तरीके से रेडिएशन देने के तरीक़ाकार हैं, अच्छी डायग्नोस्टिक्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस खुदा न खास्ता कभी होती हैं उनको डील करने की जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये पूरी एक टीम वर्क होता है और ये पूरी टीम क्रिएट की जाएगी और ह्यूमन रिसोर्स जो है, हमारे जो साथी हैं जो काम करते हैं, नर्सेज, डॉक्टर्स, टेक्निकल स्टाफ, दीगर सपोर्ट स्टाफ, ये सारी एक पूरी टीम इकट्ठा करना जो है हस्पताल बनाने के साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है। सही। तो डॉक्टर साहब, इस पूरे प्रोजेक्ट की तकमील में कितने की लागत आएगी और साथ में ये बताएगा कि करंटली आप लोगों को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? जो कुल लागत तकरीबन 30 बिलियन 30 अरब रुपया है और जो मेन चैलेंजेस हैं उनमें एक तो ये था कि जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो इसके दौरान कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, डॉलर के एक्सचेंज रेट की वजह से जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थी वो बढ़ गई और बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसलिए इस एक तो ये चैलेंज था कि उसको मीट करना था। बहरहाल उसमें हम लगातार फंड्स रेज़ कर रहे हैं और लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह 2025 के आखिर तक और 26 में फिर हम ये इजाफी फ़ंड्स हमारे पास होंगे ताकि हम इदारा मुकम्मल कर सकें। दूसरा चैलेंज जो है वो ज़ाहिर है हमेशा ह्यूमन रिसोर्स का होता है। कोई भी इदारा अपने मशीनों से और ईंट और छत से तो नहीं बनता ना, लोगों से बनता है, ट्रेंड लोगों से बनता है। उनकी अप्रोच क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, वो मरीज़ के बारे में और उसका ख्याल रखने के बारे में क्या ख्यालात और क्या काबिलियत रखते हैं। तो ये सारी चीज़ इकट्ठी करनी जो है और इसको मेंटेन करना और बिल्ड करना, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 चीज़ें मुझे बताइए कि कैसे वो लोग जो हमें सुन रहे हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो कैसे एहतियात दे सकते हैं, और एक आपने मुझे नंबर भी बताना है डॉक्टर साहब कि जिससे अगर मैं अपने मोबाइल से मैसेज भेजूं तो शौकत खानम को पैसे चले जाएंगे, और ये काम तो मैं फौरी खुद भी करूंगी और अपनी पूरी टीम से भी करवाऊंगी। बिल्कुल जी, वो 777 और जितने लोग देख रहे हैं मुझे, मैं उनसे भी करवाऊंगी जी। वो तो आसान तरीका तो 777 वाला है SMS का, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर शख्स अपनी बसात के मुताबिक, अपनी इनकम के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक डोनेट कर सकता है, चाहे वो 1 रुपया हो या वो लाखों या करोड़ों हो। और मैं हमेशा एक बात याद कराना चाहता हूँ कि देखिए, ये हस्पताल या ये प्रोजेक्ट जो है ये किसी एक शख्स का नहीं है, ये किसी एक ग्रोह का नहीं है, ये सारे पाकिस्तान का है, बल्कि इंसानियत का प्रोजेक्ट है। तो इसमें बिल्कुल दिल खोल के एहतियात दें। और हॉस्पिटल की वेबसाइट है, आजकल तो इतने तमाम लोग और यंग लोग तो खुसूसन इंटरनेट के ऊपर इतने एक्टिव भी हैं और उससे वाकिफ़ भी हैं। तो शौकत खानम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर तमाम तरीक़ाकार लिखे हुए हैं। आप चेक के ज़रिए दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के ज़रिए दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए दे सकते हैं। अगर आप बैरून मुल्क हैं
तो आपको जो बैरून मुल्क देने के तरीके हैं उनके दूसरे मुल्कों के कवानीन के मुताबिक वो भी उसमें तरीका लिखा हुआ है। तो एक नहीं 10 मुख्तलिफ रास्ते और तरीके हैं, और अमाउंट्स का भी कोई फ़र्क नहीं। आप कोई इक्विपमेंट डोनेट करना चाहें या उसको स्पॉन्सर करना चाहें, किसी मरीज़ का इलाज स्पॉन्सर करना चाहें, आप प्लेन डोनेशन देना चाहें, सदका देना चाहें, कोई बेड भी हो अगर हम बिल्कुल, तो बहुत सी चीज़ें हैं अपनी सोच के मुताबिक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सदकात की बात की। देखें बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं, आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि जी अगर ये हमें सदकात के ज़ुमरे में जो है वो एहतियात आए हैं और ये हमें लोगों ने वैसे ही एहतियात दी, क्योंकि बहुत सारे हम जो देखते हैं सादात आते हैं उन पे तो आपको मालूम है कि वो फिर जो सदकात हैं वो कबूल नहीं करते, तो फिर आप क्या करते हैं? अच्छा, एक तो ये है कि जो तो ज़कात आती है और जो सदकात आते हैं उनकी तो एक रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन है, जिस तरह से वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो उसी तरह से अकाउंट फॉर होते हैं। पहले तो हमें ये पता कैसे चलता है, आपने बहुत अहम सवाल पूछा। ये देने वाला बताता है, जो ज़कात दे रहा होता है वो कहता है भाई ये ज़कात है, जो अतिया दे रहा होता है, जो अनरिस्ट्रिक्टेड डोनेशन है वो अतिया दे रहा होता है, और जो सदका कर रहा होता है वो उसी तरह बताता है। क्या कहते हैं, ये समझिए कि उनकी अकाउंटिंग भी उसी तरह से होती है। तो हम सेपरेट ये रखते हैं ये हिसाब के इतने पैसे हमें ज़कात में आए हैं, इतने अतियात में आए हैं और इस तरह। और जैसे आपने फरमाया कि सादात के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनको फिर हम जो अनरिस्ट्रिक्टेड डोनेशन होती है ना, जो सिर्फ अतिया होता है, उसमें से हेल्प कर देते हैं। कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि ये खुम्स का कॉन्सेप्ट जो है उसको भी हम इनकॉर्पोरेट कर लें, तो जल्द आप देखेंगे कि वो भी एक ऑप्शन आ जाएगी। सही, ठीक है, तो अच्छी बात है अगर आप खुम्स के जो सिस्टम है इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लें। मुझे बताएं कि डॉक्टर्स और जो नर्सेज की ट्रेनिंग के लिए कौन कौन से प्रोग्राम आपके पास हैं? जी, डॉक्टर्स और नर्सेज और दीगर स्टाफ के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। चलें पहले मैं नर्सेज का जिक्र कर देता हूँ। नर्सेज पाकिस्तान में एक तरह से एक बहुत शॉर्टेज वाली स्पेशलिटी रही है आज तक, और हमेशा हमें कमी रही है नर्सेज की, ख़ास तौर पे ट्रेन नर्सेज की। तो इसलिए हम ऑन्कोलॉजी में ख़ुसूसन उनकी एक ट्रेनिंग करवाते थे। पहले वो डिप्लोमा था, फिर अब डिग्री प्रोग्राम बना, और शायद ये इससे भी आगे चला जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि वो नर्सेज जो कीमोथेरेपी लगा रही हैं या कीमोथेरेपी को डील कर रही हैं, वो उसके बारे में महारत और इंफॉर्मेशन रखती हों, ताकि वो सेफ़ और अच्छी कॉम्पिटेंट नर्सेज के तौर पे अपनी खिदमत अंजाम दें। तो इसमें ट्रेनिंग है, एक मिसाल मैंने आपको दी। इसमें हम ICU केयर में भी उनकी ट्रेनिंग करते हैं, दीगर स्पेशलिटीज़ में भी। अच्छा, डॉक्टर्स के बहुत से मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं जो तमाम तर कॉलेज ऑफ फिजिशियंस और सर्जन्स जो पाकिस्तान में है उसकी अम्ब्रेला में चलते हैं ज़्यादातर, और उनमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजी से लेकर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स में, पैथोलॉजी में, रेडियोलॉजी में, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में, मेडिसिन की सब स्पेशलिटीज़ में दर्जनों प्रोग्राम्स हैं जो एक्टिवली चल रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स जो हैं रेजिडेंसी और फेलोशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं। और आपको मैं ये बताते हुए मुझे खुशी महसूस होती है कि हमारे यहाँ जो एप्लीकेंट्स आते हैं वो हमें एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन समझते हैं। बहुत सी स्पेशलिटीज़ में बड़े कम्पेटिटिव कैंडिडेट्स आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो उनको ट्रेनिंग मिलेगी वो ऐसी मिलेगी जिससे वो इम्तिहान भी पास कर पाएंगे और अपना इल्म जो है वो भी हासिल करेंगे और एक ट्रेंड प्रोफेशनल बन के निकलेंगे। सही। अच्छा, और डॉक्टर साहब आखिर में मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुल्क भर में हम देखते हैं शौकत खानम अस्पताल की काफ़ी ज़्यादा लैब कलेक्शन सेंटर्स मौजूद हैं। इसका क्या मकसद है, और साथ में बताइएगा कि जो वहाँ पे जो रकूम जमा होती हैं वो फिर कहाँ इस्तेमाल होती हैं? शुक्रिया कि आपने पूछा, क्योंकि ये भी एक अहम हमारा जो सोर्स है हमारी इनकम का है, वो इस तरह से कि चूँकि हमने लेबॉरेटरी, एक मेयारी लेबॉरेटरी तो चलानी है, तो साथ साथ हम समझते हैं कि उस मेयारी लेबॉरेटरी के टेस्ट जो हैं हमारे अपने कैंसर मरीज़ों के अलावा बाकी पॉपुलेशन को भी अवेलेबल कर दिए जाएं, एक कंपेटिटिव कॉस्ट पे हों, तो उनका मेयार भी अच्छा हो और टेस्ट ऐसा हो जिस पे भरोसा किया जा सके। उससे जो रेवेन्यू आती है वो हॉस्पिटल के ही आ जाती है, हमारे अपने शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के फंड्स में, और उससे हमें अस्पताल को चलाने में, इदारे को चलाने में, उसको बिल्ड करने में मदद मिलती है, ताकि जो ज़कात और डोनेशंस के ज़रिए पैसा आता है वो बराह रास्त, खुसूसन जो ज़कात के ज़रिए आता है वो बराह रास्त मरीज़ की केयर को लगे, और जो सपोर्ट के तमाम खर्चा जात हैं वो हम उन दूसरी रेवेन्यू सोर्सेज से जिसमें ये डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह शामिल हैं उससे हासिल कर लेते हैं। तो हॉस्पिटल की ये फाइनेंशियल वायबिलिटी के लिए एक अहम स्ट्रेटजी है। डॉक्टर साहब, और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या लोगों से कोई रिक्वेस्ट आप करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कराची में शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल की तकमील के लिए? मेरी गुजारिश ये है कि कराची हमेशा से मुल्क भर के लिए एक बीकन रहा है फॉर फिलैंथ्रोपिक वर्क।
फलाही इदारों में को सपोर्ट करने में कराची सर फहरिस्त रहा है। दूसरे शहर तो हैं ही हैं, लेकिन अब उनके अपने शहर में कराची में भी हस्पताल बन रहा है। तो मेरी सारे मुल्क से बट खुसूसन कराची के मुखियर हजरात से और आम शहरियों से दरख्वास्त है कि आपके शहर में आपका हस्पताल बन रहा है, इसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल ऑफ रिसर्च हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। ये तो जनाब कहते हैं एक अच्छा काम आपको ज़रूर करना चाहिए और आपको बताना भी चाहिए कि जी आपके शहर के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है तो कैसे आप लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें अपना किरदार जो है वो अदा करना है। तो ज़रूर आप लोगों ने डोनेट करना है। 7770 पे आप मैसेज भी कर दें तो आपकी तरफ से जो अतिया है वो वहाँ पर पहुँच भी जाएगा। शो के आगाज़ से मैं आपसे बात कर रही थी कि जी जो मेरे आज के 2 गेस्ट हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं। देखने में इनको लगता है कि जी बुक बहुत ही सीरियस सी इनकी पर्सनालिटीज़ हैं, बड़े रिजर्व रहते हैं, लेकिन जब आप इनसे बात करना शुरू करें तो आपको पता चलता है कि भाई ये तो हंसते भी हैं इनको तो बड़े अच्छे मजाक भी करने आते हैं, इनको तो बड़ी अच्छी जुगतें भी करने आती हैं। एंड मुझे क्यों पता है ये भी मैंने आपको बताया था क्योंकि उनमें से एक मेरा कुलीग रह चुका है, ठीक है, और उनमें से एक मेरे उस्ताद मोहतरम रह चुके हुए हैं। जी जनाब, तो मोहसिन अब्बास हैदर और उमैर राना साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस इंट्रो के बाद तो मुझे लग रहा है कि अगर स्टीवन स्पीलबर्ग की हमें कॉल ना आए तो ये स्टीवन स्पीलबर्ग का मसला है। उसका लॉस है, एंटायरली हिज लॉस। अच्छा मुझे बताएं कि ये आप दोनों देखने में ना काफी सीरियस से लगते हैं, आपको बाकी लोग भी कहते हैं या फिर एवी लोगों की एवी गल्ला बनी हुई है? नहीं बिल्कुल कहते हैं, सब कहते हैं लेकिन इसकी राज क्या है भाई? अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी अक्सर जगहों पर जिम में, एयरपोर्ट्स पे आप टीवी पे तो बड़े मजाहिया लगते हैं, यहाँ पे तो आप बात ही नहीं कह रहे। मैं कहता हूँ उसके पैसे मिल रहे हैं मुझे। खुश इखलाक होने के मुझे पैसे मिलते हैं? नहीं, बातें करने के। हाँ, मैं जब इवन रेडियो भी करता था मेरे भाई, तो तब भी मुझे कहते थे कि मोहसिन से अगर बात करनी है तो इसके सामने आपको माइक रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये खामोश तबाह आदमी है, तो है नुकसान मेरा। हाँ ये वाकई ऐसा है कि वो हम जब भी इनको देखा ना बड़े खामोश रहते हैं। आपके बारे में जो परसेप्शन है कि आपको देखने मेरे लिए परसेप्शन तो ये है कि आप बहुत गुस्से वाले हैं और लोग जरा पीछे रहते हैं। आप तो बहुत ही इजी टू टॉक टू एंड वेरी एक्सेसिबल है आप तो। बिल्कुल लोग जानते हैं जो मुझे जानते हैं, लेकिन इम्प्रेशन हुआ है। बिल्कुल शायद वो राणा भी पढ़ लेते हैं ना। अच्छा आप लोग चाहते हैं कि इम्प्रेशन कायम रहे और लोग यार इसका एक फायदा मुझे रहा है कि हर एक चिमड़ता नहीं है मुझे। हाँ, I agree वैसे with this। जिसकी रियली वांट है ना तो वो आते हैं एंड इसलिए जी आया ना। और आपका भी यही है? जी बिल्कुल, लोग हमारी खामोशी को समझते हैं कि एरोगेंट हैं शायद, या बहुत सीरियस हैं या बहुत खड़ूस हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो उसके बाद चलता है लाइलपुरी है। अच्छा वो तो लाइलपुरी है, वो तो बताता भी है। आपका पीछे से ताल्लुक कहाँ से है? यार बहुत लंबी कहानी है। मुख्तसरन ये कि मेरे वालिद साहब गुरदासपुर के थे और वो हिजरत करके लाइलपुर आए। मेरी जमपल जो है मेरी जमपल यूएई की है। मैं 91 में लाहौर आया हूँ। तो लोग पूछते हैं कहाँ के हो, मैं कहा यार मैं लाहौरी हूँ, और वो भी क्योंकि मेरा वालदा जो है वो पुराने सैयद ऑफ लाहौर है, तो मैं लाहौर पर वो लाइलपुरी एलिमेंट फिर भी आता है, नहीं निकलता। वो कहते हैं ना जैसे आपके अंदर से लाहौरी को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल ऐसे जो लाइलपुरी एलिमेंट है यानी कि फैसलाबादी को निकालना, इसका मतलब है आपको भी जुगते अच्छी करनी आती होंगी। फिलबदी है ना, फिलबदी। और वहाँ अगर पहुंच जाए ना फैसलाबाद तो वहाँ हवा में है। यू नो कहता कि यार मैं अभी मैं रिसेंटली क्या आया तो पेट्रोल डलवा रहा था, बहुत मामूली सी बात है। कहता कि सर जी वाइपर ला दिया, मैं क्यों पैड़ा लग रहा है। और एकदम से मैं कह के यार ये मैंने क्यों कहा, कुछ है एनर्जी है, कुछ मुझसे करवा रही है। अच्छा अगर मैं आप लोगों को बचपन में आपके ले जाऊँ तो आपने वहाँ पे सोचा था कि आपने, बिकॉज आपने शुरुआत तो थिएटर से की थी, कि आपने थिएटर आर्टिस्ट बनना है या आपने एक्टिंग करनी है, या फिर आपको था नहीं मैंने इंजीनियर बनना है, या फिर उस्ताद बनना है, टीचिंग करनी है? यार मुझे दोनों का था। मुझे एक्टिंग का शौक पड़ा था स्कूल से फ्रॉम थिएटर, लेकिन उस्ताद बनने का भी मुझे शौक क्लास 4 से पड़ा था। मेरे टीचर थे जिनकी वजह से आई सेड कि यार मैं वही साबुन बेच के मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के बाद MBA शम्बी के बाद तो मैंने आखिर में पढ़ाना है, मेरा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर था कि पहले पढ़ाया और साबुन नहीं बेचा मैंने। साबुन मुझे लगता है आज भी नहीं बिका आपका। ना साबुन ना तेल, कुछ नहीं बिका मेरा। अच्छा और ये ना बड़े, हमें लगता था कि बड़े सीरियस टीचर भी हैं, लेकिन मुझे तो क्लास में सबसे ज्यादा सुनने को मिलती थी इनसे, सबसे ज्यादा। उसकी वजह है क्योंकि हम सब आपको सुन के सुन हो गए थे। तो कोई मुझे कहता कि यार इनको सुना दे ताकि चुप हम आपको भी सुन सके। इसका मतलब ये बोलने की बीमारी मुझे पहले से है जी। और फिर अल्लाह मियां ने उस पे मुझे रिस्क भी दे दिया। माशाल्लाह, अल्लाह मियां तेरा शुक्र है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते कहीं मजा आइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ उमैरा ना मौजूद हैं और मोहसिन अब्बास हैदर मेरे शो में मौजूद है। और मोहसिन, जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सर उमैर क्या करें, आदत है भाई, अभी भी लगता है ये ना ग्रेड्स का इस पे माइनस पे मार्किंग होगी। आपने बचपन से क्या सोचा था कि आपने एक्टिंग की तरफ आना है या फिर कुछ और ख्वाब थे? मुझे लगता है कि मैं इसी काम के लिए बना था। करूँगा क्या, जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। सो ये वही बात है, तो मैं इसी काम के लिए बना था। और मैं बचपन से ही बहुत से इंटरव्यूज़ में कोट कर चुका हूँ। मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैंने बचपन में उमर भाई एक ललारी सी साढ़े मल्ले से, तो वो उन्होंने दुपट्टे रंगने वाला ना, तो उससे रंग लेकर एक बोतल में भर के रखा हुआ था लाल रंग का। तो जब भी फौतगी पे, खुशियों पे बच्चे इकट्ठे होते थे कजन्स, तो और मैंने अपनी एक स्कूल की शर्ट रखी हुई थी एक्स्ट्रा, तो मैं कहता था मैं एक्टिंग करूंगा मार खाने की और तुम लोग मुझे मारना और ये तो तभी से ये जरासीम पाए जाते हैं। फूल के पाँव पालने में दिख रहे थे, तो मुझे अपने लक्षण दिख रहे थे कि मैं ऐसे ही कुछ करने वाला हूं। लक्षण देख के ना माँ जी क्या कहती थी? देखिए, मैंने अपने इकलौते होने के जितने फायदे उठाए जा सकते थे सब उठाए। माशाल्लाह। फिर आपको तो मैंने पहले जिद की मुझे क्रिकेटर बनना है, तो पहले मैं सबसे पहले घर छोड़कर गया पिंडी अंडर 19 खेलने के लिए। वहाँ पे कोच साहब ने इतने लाडले बच्चे से कुछ बदतमीजी कर दी और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खेलता, मैं वापस आके फैसलाबाद। उसके बाद फिर मैंने कराची आने की जिद की थी, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में म्यूजिक पढ़ने के लिए। हाँ। तो फिर मैं उस चक्कर में कराची आया और फिर यहीं का होकर रह गया। और कितने साल हो गए? अब तो हो गए 20 साल तो हो गए। 20 साल हो गए। और आपको कराची आए हुए कितने साल हो गए? पता नहीं कहाँ से शुरू किया मैंने। बड़े कम लोग जानते हैं, मेरा जो पहला शिनाख्ती कार्ड बना था तो उसमें मेरा जो परमानेंट एड्रेस वो सीव्यू का। ओह या बिकॉज मेरी मुंह बोली नानी यहाँ अभी भी यहाँ रहती है। अरे माशाल्लाह। तो आई यूज्ड टू कम एंड स्टे हियर। मैं तो यहाँ कराची में आता था। तो जब हम हिजरत करके पाकिस्तान आए तो मैं लाहौर गया था, लेकिन शनाख्ती कार्ड पे सीव्यू। अरे वाह, मतलब इमेजिन लाहौर सीव्यू, उनका ये नहर का एड्रेस तो नहीं। लाहौर का कौन सा सीव्यू है? ज्यादा ना बोले, कोई सोसाइटी बना भी देंगे वो। अच्छी बात है। मुझे बताएं, कोई भी प्रोजेक्ट साइन करने से पहले क्या देखते हैं आप? मोस्ट इम्पोर्टेंटली नाउ टीम, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। एक वक्त था कि मैं स्क्रिप्ट को बहुत गौर से देखता था। अब ख्याल है कि यार उत्थे जाके स्क्रिप्ट भी ऐसे ही काम करना है, तो फिर टीम कौन सी है? बट स्क्रिप्ट स्टिल कम्स गुड। आई मीन दैट्स फॉर मी वेरी इंपॉर्टेंट इज द स्क्रिप्ट, द कैरेक्टर एंड द टीम। सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीजें। शुरू में एक जमाने में था जब मैं की कहते हैं हट हराम सा, तो मैंने कहा था कि नहीं यार लाहौर नहीं छोड़ना। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन द एंटायर इंडस्ट्री मूव्ड टू कराची। आई मीन दैट वाज द टाइम ऑफ टीचिंग। तो मैंने कहा मैंने थिएटर नहीं छोड़ना, पहले ये था। तो सारे थिएटर छोड़ गए थे। फिर जब मैं कहा चलो थिएटर थोड़ा सा पाऊँ इधर भी कर लेते हैं, तो मैं कहा लेकिन अगर टीवी करना है तो फिर मैं लाहौर में छोड़ना। तो एंड आई वाज लकी बिकॉज अभी तक काशिफ ने सारे स्टिल थे। काशिफ गॉट मी बैक इनटू टीवी। आई हैड लेफ्ट टीवी, तो काशिफ गॉट मी बैक इनटू टीवी। तो लाहौर मैंने किया। और फिर पहला जो मैंने आउट ऑफ लाहौर किया था, आई थिंक वो संगे मरमर था, जो कि कराची में नहीं था। जो कि कराची में नहीं था ये। लेकिन उसके बाद वो कराची में क्या, वो पूरी मतलब वर्ल्ड वाइड में जिन लोगों को उर्दू समझ में आती है, जो नहीं भी समझ में आती, तो वो उनको भी समझ आई कि क्या जबरदस्त वो प्ले था। आप क्या चीजें देखते हो मोहसिन कोई प्रोजेक्ट साइन करते हुए? मुझे लगता है कि मैं इन्हीं के नक्शे कदम पे चल पड़ा हूँ, क्योंकि मुझे भी ये बहुत मैटर करता है कि मैं किन लोगों के साथ वो 8-6 महीने गुजारने वाला हूँ। वाइब मेरी मैच कर रही है, नहीं कर रही, वो कौन लोग हैं जिनके साथ आपने रोज़ जाना। क्योंकि मेरा ये होता है कि काम पे जाने को दिल करना चाहिए रोज़, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि मेरा काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी थेरेपी है ये काम। तो अगर मेरा सुबह उठकर काम पर जाने को दिल नहीं कर रहा, इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो मुझे वो नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं किन लोगों के साथ काम करने जा रहा हूँ। और जाहिर है कि किरदार क्या करने वाला हूँ उसका भी मज़ा आता है मुझे करने में। और मुझे मज़ा आता है कि जब मैं डायरेक्टर के साथ बैठकर अपने को एक्टर्स के साथ बैठकर डिस्कस करता हूँ और उसमें से कुछ नया निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो भी मज़ा आता है। लेकिन यस, ये बहुत बहुत अहमियत है इस बात की भी कि भाई मैं किन लोगों में जाने वाला हूँ। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ एक्सटेंशन की? जी बिल्कुल से मजबूर जो कहते हैं किन लोगों में काम करना है, तो क्या मेयार क्या होना चाहिए? पॉजिटिविटी सबसे पहले, इजी गोइंग, और उनका भी काम करने को उतना ही दिल करना चाहिए कि जितना मेरा कर रहा है। ना कि उन लोगों के साथ काम किया जाए कि जो कहें कि यू नो दिहाड़ी लगा रहा हूँ, या मेरे कितने सीन्स हैं आज, मैं कितने बजे चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, या बस अब मुझसे नहीं हो रहा, आज कम कर लो सीन। नहीं। मुझे अब मेरे बारे में एक अभी रिसेंटली कॉम्प्लीमेंट दिया गया
मेरी हीरोइन की तरफ से, उन्होंने कहा मोहसिन मजदूरों की तरह काम करता है। आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई डोंट माइंड। अच्छा, मैं भी वैसे अपने आप को मजदूर कहती हूँ, और होना भी वैसे इंसान को ऐसे ही चाहिए, मजदूर तबीयत हलाल करके खाओ भाई। एग्जैक्टली। अच्छा, क्योंकि दोनों ना मेरे साथ फेसबुक पे, और फेसबुक पे अगर मार्क ज़करबर्ग, आपका बड़ा शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करने के बड़ा अच्छा एक मीडियम है। तो जहाँ पे आप उनके साथ फेसबुक पे होते हैं तो आप उन पे देख भी रहे होते हैं, नजर भी रख रहे होते हैं। इनकी तरफ से तो मैं कभी कोई खास देखती नहीं फेसबुक पे, मतलब चहलकदमी। इनकी तरफ से मैं अक्सर बड़े वो स्टेटसेस देखती हूँ, तो जो इतना आप खुल के मोहसिन लिख रहे होते हैं, ये जो खुल के पोस्ट डाल रहे होते हैं, कोई मना नहीं करता कि मोहसिन ये क्या पोस्ट कर रहे हो? कौन मना करेगा, जस्ट वंडरिंग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सी ऐसी बातें कर रहा होता हूँ और जब नीचे लोग उस पर एग्री कर रहे होते हैं तो मुझे एहसास ये होता है कि ये तमाम लोग ये कहना चाहते थे लेकिन ये किसी वजह से नहीं कह पा रहे थे, और अगर मैंने कहा है तो वो यकीनन उन्हीं के जज्बात की तर्जुमानी हो रही है। और अच्छा, उसमें लाजिम नहीं है कि वो सब कुछ मुझी पर बीत रहा है तो मैं लिख रहा हूँ। मैं अपने इर्द गिर्द भी देखता हूँ, बाकी लोगों पर भी उस तरह के हालात होते हैं, तो मैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ कभी कभी। सो इसलिए भी शायद। लेकिन मोहसिन, डर नहीं लगता, इतना खुल के लिख देते हो कि पता नहीं आगे, जैसे अच्छा ये भी है ना कि अगर आप वक्त की पाबंदी नहीं करते तो आप एक इंतहाई गैर जिम्मेदार घटिया इंसान है, ये मतलब सामने चला भी रहे हैं ये। अल्लाह अकबर। ओके ओके, परफेक्ट, आई एग्री विद दिस, आई एग्री। मैं अच्छा देखिए, हमारे यहाँ मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क या रिलीजन में भी अगर हम देख लें मेरे भाई, कि जो अच्छाइयाँ हैं और जो बुराइयाँ हैं वो ऑलमोस्ट सेम सेम है। सो वक्त की पाबंदी उन्हीं में से एक है। एक अच्छे और एक जिम्मेदार इंसान की पहचान है कि वो वक्त पर पहुंचता है। अब हम तीनों जो यहाँ पर बैठे हैं, हम वक्त से पहले यहाँ पर मौजूद थे और हम लोग रेडी थे, और यहाँ पर वो लोग भी। अच्छा, अब आदत क्या पड़ चुकी है कि गाड़ी खड़ी है घरों के नीचे और घंटा घंटा वो नहीं बैठ रहे, तो बहुत से लोगों ने आदतें बिगाड़ दी हैं, तो उसी चक्कर में हम जैसे पंक्चुअल लोग भी पिस जाते हैं। अब मेरे साथ यकीन मानिए ऐसा हो चुका है कि हमने एक प्रोमो शूट करना था सर, एक रमजान ट्रांसमिशन का, और उन्होंने मुझे अलल सुबह वक्त दिया कोई 4-5 बजे का, मुंह अंधेरे मैं पहुंच गया। मैं 4 बजे पहुंच गया और यकीन मानिए उस पूरे चैनल में सिर्फ चौकीदार थे और मैं था, और मैं पूरे चैनल में मंडलाता फिर रहा था, कोई नहीं आया था वहां। प्रोडक्शन टीम से भी कोई, प्रोडक्शन टीम से कोई नहीं, स्पॉट बॉय कोई नहीं, तो वो आए कोई 6-7 बजे अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं तो 4 बजे मुझे अगर आपने गलती से कह दिया लाइट कैप्चर करनी है, हो सकता है इसलिए बुलाया, रमजान का है प्रोमो। तो मुझे अभी यहाँ पर आना था, तो मैंने 8 बजे का लेट्स से टाइम है गाड़ी आने का, तो मैंने उस वक्त मैसेज कर दिया आई एम रेडी एंड आई एम वेटिंग फॉर द कार। सो मुझे ये उलझन होती है कि अगर मैं ताखीर हो जाए मुझसे, तो मैं लेट हो जाऊं, तो मुझे लगता है मैं गिल्टी हूं। You know, this is one of the reasons I left TV. शुरू में जब मैंने टीवी छोड़ा था वो यही था कि जी उन्होंने कॉल टाइम बताया कि जी 12 बजे पहुंचना, लाहौर में था शूट। तो मैंने कहा था यार तुम मुझे जानते हो, मुझे जो टाइम कहोगे मैं उस पर पहुंच जाऊंगा। यस। तो उन्होंने कहा कि चलो उमर भाई आप 1 बजे आ जाओ। अच्छा, मुझे ना पता था कि 1 बजे तुम भी नहीं होगा, लेकिन वो अंदर की जो वायरिंग है ना वो इतनी तंग कर रही थी। एग्जैक्टली। मैं पहुंच गया 1 बजे, रात के 12 बजे मेरा काम शुरू हुआ। Oh my God. I still remember it. मैंने कहा यार this is just ridiculous. And this is very disrespecting. Exactly. इंतहाई माजरत, मैं कवि साहब को कोट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये आदत फिर मैंने वहाँ से अपना ली। मैंने एक ड्रामा किया, मेरी खुशबख्ती कि मेरे कवि साहब के साथ एक ड्रामा किया मिराज के नाम से, तो वहाँ पर मैं उनको देखता था, वो आकर बैठे रहते थे वक्त पे तैयार होकर, सफ़ेद कुर्ता उनका था, वो एक ड्रेस था, और वो उसमें बैठे रहते थे। सर यहाँ लाइट करनी है, सर वहाँ हो जाए, जी जी बेटा वहाँ हो रहे हैं, वहाँ हो रहे हैं, हमारे एंड पे सर आपका सॉरी सीन नहीं है, कभी कोई बात नहीं बेटा कहकर खुशखुशी से हिला। लेकिन सर ये कैसे, कहते उनका दिन है, उनकी डेट है, उन्होंने ली है, वो बिठाएं या काम करवाएं, हम काम पे आ गए हैं ना बेटा। सो फिर ये तो वो चीज़ है जिससे ये भी नहीं कह सकते कि जी पीटीवी की ट्रेनिंग और चीज़ है, ये तो अगले बंदे का कैरेक्टर ही और है ना, बिकॉज़ उनका कैरेक्टर ऐसा जबरदस्त था। तो हमने असातिज़ा से ये सीखा हुआ है। तो अब अगर उन्होंने मुझे कह दिया ना कि 12 बजे, जैसे उमर भाई पहुंच गए 1 बजे, लेकिन रात को 12 बजे हुआ, लेकिन वो बैठे रहेंगे वहां जाकर। ये वैसे ना ये अब तब आर्टिस्ट क्योंकि ऑलरेडी बड़ा सेंसिटिव होता है तो उसका दिल दुखाने वाली बात होती है। अच्छा, एक और आपका स्टेट इट्स ऑल अबाउट मी, नॉट ऑल अबाउट, एक और कुछ बड़े नहीं, वो था कि जी कॉल ना करे, तो उसका क्या मकसद है? मेरी टीम ने कहा उनसे पूछे कि इनको लंबी बात नहीं करनी होती या इनको कॉल लेना पसंद नहीं है। अच्छा, मुझे
शुरू में लगा कि शायद ये कोई मेडिकल इशू है या कोई साइकोलॉजिकल इशू है, लेकिन फिर मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि हमसे भी फ़ोन पर बात नहीं होती। मेरा ये मानना है कि मुझे आप वॉइस नोट ड्रॉप कर दें, मुझसे टेक्सटिंग भी नहीं होती बहुत लंबी। और फिर वो अली सफीना ने एक दफ़ा लिखा भी नीचे आके कि वॉइस नोट भी मुख्तसर, पूरा पॉडकास्ट ना भेज दे 7 मिनट का। अच्छा, अब तो आदत होगी, मैं भी ना 1.5 की स्पीड में या फिर 2 की स्पीड में ना वॉइस नोट सुनती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि अगर किसी को मेरा वॉइस नोट 1.5 या 2 की स्पीड में सुनना पड़ जाए उसको तो समझ नहीं आएगी, 5 पे करना पड़ेगा। जी जी जी, उसकी तो दिमाग की उसकी अपनी वायरिंग आउट हो जाएगी। अच्छा, मुझे बताएं कि एक बार मायरा ने आपकी लव स्टोरी का बड़ा प्यारा सा उन्होंने एक स्टेटस सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लगाई थी, तो आपको पता था, वो बड़ी मशहूर भी हुई थी कि उन्होंने बहुत मशहूर हुई थी। मैं उस वक्त आई वाज लिविंग इन कराची, तो हम लोग मेरे अपार्टमेंट में था, तो मायरा ने कहा कि उसने कहा कि मैंने कोई चीज़ लिखी है, पढ़ोगे? मैंने ऑफ कोर्स भेजो। तो मैं ज़रा सारे काम करूँ, मैंने देख लिया काफ़ी लंबा है, उसने व्हाट्सएप किया मुझे। अच्छा, मायरा इज़ अ वेरी प्राइवेट पर्सन, बहुत प्राइवेट बंदा है वो। तो उसने मुझे भेजा, अब मैंने आराम से सोफे पे लेट के, यानी कि मेरी ही कहानी है, मुझे भी आधा घंटा लगा है पढ़ने में, ठीक है, इतनी लंबी, एंड आई लव्ड इट। मैंने उसको फौरन मैसेज किया कि आई एम बाइंग अ टिकट, आई एम कमिंग टू लाहौर। अच्छा, बिटवीन देन और एयरपोर्ट फ्लाइट मुझे को 4-5 लोग मिले, क्या हाल चाल है, खैरियत से यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। मायरी ने इनको क्यों भेजा है? फिर किसी और कहने कि उमर क्या खूबसूरत लिखा है मायरी ने, इनको क्यों भेज रही है मायरी? आई डिडंट इवन नो कि उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया। आई कुडंट बिलीव इट। और फिर इट वेंट लाइक वाइल्ड फायर। बहुत कम लोग जानते हैं, आई थिंक लास्ट ईयर मैंने आई पेड बैक द रिस्पेक्ट। मैंने कहा मेरा भी पहलू अब आप सुन ले। सो आई रोट माय वर्जन एंड आई गिव इट टू हर एंड आई पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया। वो है, वो हम तक नहीं पहुंच जाना। मायरा ने अलबत्ता जो लिखा वो ऐसे दिल को लगा ना, बहुत खूबसूरत, दिल से लिखती है, क्या बात, ऑनेस्टली लिखती है। वो जो भी लिखती है, शी राइट्स फ्रॉम द हार्ट एंड इट रियली मेक्स एन इफेक्ट। अच्छा, आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं अपनी फैमिली की भी, जैसे अगर मायरा का इतना प्यारा स्टेटस था और उसने शेयर भी किया, तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें सोशल मीडिया पे दिखानी भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बिलीव नहीं करते कि जी दिखाना चाहिए, या जो अफेक्शन है घर वालों को लेके वो नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि लोग ट्रोल करते हैं। यार हर एक अपना नजरिया, आई वुड रिस्पेक्ट के जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वन शुड रिस्पेक्ट दैट। रीजंस मैं देख सकता हूँ, रीजंस मुझे इसके पीछे जो एज यू सेड की वो है कि प्राइवेसी है, को यार ये मेरा मैं ये मेरे हदूद है, मैं आई डोंट वांट टू पब्लिसाइज इट, फाइन। चंद का है कि लाइक यू सेड कि काफी लोग देखते हैं आपकी तरफ और चाहते हैं कि आपसे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब मायने ने जो लिखा उससे अगर कितने लोगों के दिल को लगा है ना, बिल्कुल। सो दे वर वेटिंग कि यार मैं अकेली नहीं हूँ या मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और भी इस चीज को जानता है। वो एहसास उजागर करना, इंसानियत उजागर करना, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट जॉब। अब उसमें पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, दोनों क्रिटिसिज्म आते हैं। आपको तैयार होना चाहिए कि यार, एंड आई लाइक टू, मैं कल ही किसी को कह रहा था कि मौलाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत थी जो मुझे बहुत पसंद थी, व्हिच आई हैव अडॉप्टेड। कहते सुपरस्टिशन के हवाले से उनका क्या काम था। सुपरस्टिशन में अगर कोई कहता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहता आप इस तरह ना करें, कोई नहुसत खुदा न खासा तौबा नाउज़ बिल्लाह होती है, तो ही वुडंट बिलीव इट। अगर कोई कहता ना ये पॉजिटिव है, ही वुड बिलीव इट। So always pay attention to the positive. Positive. You know, कि always give positive the benefit of the doubt. No, यही वैसे एटीट्यूड होना चाहिए। अच्छा, आप ट्रोलिंग जब लोग करते हैं तो आप पढ़ते हैं जब आपको मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया पे? तो मैंने अभी फैसल भाई के पॉडकास्ट में भी कहा कि मेरी जो ब्लॉक लिस्ट है वो मेरी फ्रेंड लिस्ट से बहुत तवील है और बहुत वसी है, और उसमें अभी भी बहुत जगह है, तो पढ़ूंगा नहीं तो ब्लॉक कैसे करूंगा? तो भाई अच्छा होता है चुप चुपीते, ये जो चोरों की तरह, स्टॉकर की तरह बैठे रहते हो लिस्ट में, अच्छा होता है कुछ टाइप कर देते हो ताकि मुझे ब्लॉक करने का मौका मिल जाता है, मुझे पता चल जाता है कि ब्लैक शिप कौन था। तो मैं पढ़ता हूँ और आराम से ब्लॉक करके फिर सुकून से बैठ जाता हूँ। उसको जो भी लिखा होता है, कमेंट्स लेते हैं, उसको सीरियस लेते हैं और बाद में फिर उसको सोचते हुए कि यार इसने क्यों लिखा था। एक वक्त था जब ऐसा होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो तवक्कल उसने इतना मजबूत कर दिया कि अब मजा आने लग गया मुझे उस चीज़ का, कि जब आप अपने आप को और अपने फैसलों को, जैसे उडीजा में भी है ना कि यार जो आखे पेस बटा के, तो उन्हें जिहो जिहा करता है, उन्हें क्या ए करना है तेरे नाल मैं कब 100 बिस्मिल्लाह, उन्हें क्या ओ करना ही मैं तेरे नाल मैं क्यों भी 100 बिस्मिल्लाह। तो जैसे जैसे और जब उनका जो दिल करता है वो करते हैं और मैं लुत्फ लेता हूँ। मेरे लिखारी वो हैं, उन्होंने बेहतरीन एक बढ़िया सी कहानी लिखी है और मैं उसका एक किरदार हूँ और मैं जी रहा हूँ। सो उसमें कौन कौन अपना अपना किरदार अदा करता जा रहा है, उसका मैं लुत्फ ले रहा हूँ। ये कितना अच्छा पर्सपेक्टिव है कि बाकी आपकी कहानी तो लिखी जा चुकी है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ प्रोटैगनिस्ट आप हैं, उसका जो मेन कैरेक्टर है ना वो आप हैं। अच्छा, मुझे बताएं आजकल के दौर में बच्चों की, मैं तो एक हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत की थी, एक आजकल के बच्चे हैं और उनकी तरबियत ना थोड़ी सी जरा ट्रिकी हो गई है, क्योंकि इन बच्चों का ना
वो मेंटल पीस भी होता है, इन बच्चों को डिप्रेशन भी होता है, तो इन बच्चों की प्रिवेसी भी होती है, इन बच्चों की स्पेस भी होती है। तो आजकल के बच्चों की तरबियत ये ना ये टिप्स लेना चाह रही है। जी 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 2.5 साल के हो गए 2.5 साल के हो गए माशाल्लाह, उनको आगे नजर आ रहे हैं, जनरेशन अल्फा की तरह लगी मेरे नाम। तो जी प्लीज बताएं हाउ टू डील विद जेन जी। कैसे, हाँ, तो आप अपने बच्चों के साथ वो कैसे डील करते हैं? सबसे पहले तो आप ये अंदाजा लगाएं कि जो करोगे वो भरोगे। ठीक है ना, ये कारमा है, पहली बात तो ये है। लेकिन दूसरी चीज जो है मौला अली का जो कॉल है कि मत अपने बच्चों की परवरिश अपनी तरह करो, ये तुम्हारे वक्त के नहीं है, तुम किसी और वक्त, तुम किसी और वक्त। और ये अंदाजा लगाएं कि उनका वक्त में कितना रैपिड चेंज था भाई। अब तो हमारी जेन एक्स, मिलेनियल्स, जेन जी और जेन अल्फा आ गई, यानी कि मेरे घर में बिल्कुल मैं और मायरा हम लोग जेन एक्स हैं, बिल्कुल रायान मेरा बेटा जो है वो जेन जी है, और छोटी आफिया जो है वो तो मिलेनियल भी कोई कर लेते दरमियान। मिलेनियल बेगम भी हो सकती थी, लेकिन वो भी नहीं है। तो सारे वहाँ सोचो यार, इतनी रैपिड चेंज है। तो बकौल मायरा की वो कहती कि इनकी वायरिंग ही फर्क है। तो सबसे पहले तो यू हैव टू, आपको तस्लीम करना, बिल्कुल दिस इज अ टोटली डिफरेंट माइंडसेट, बिल्कुल अलग लोग हैं। एंड आई लाइक, अगर कोई पढ़े कभी जिंदगी में, तो खलील जिब्रान ने जो खूबसूरत लिखा है उसका खुलासा मुख्तसरन ये है कि ये तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हारे से है। They're not yours. I mean, ये तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे से हैं और तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। So you have to be very humble. मेरे नज़दीक अगेन कोट मौला अली का है कि पहले 6 साल वो बादशाह और तुम रियासत राया हो, अगले 6 साल तुम बादशाह वो राया हो, उसके बाद तुम दोस्त हो। और साइकोलॉजी में भी यही कहा जाता है कि आपके फॉर्मेटिव ईयर्स आर द फर्स्ट 6 years. So you need to give undivided love to them. You need to give affection to them, attention to them. उसके बाद the discipline comes automatically. अच्छा, आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसी कौन सी चीज़ जो तरबियत में सिखाई बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो आपने भी वही चीज़ एग्जैक्टली आगे ट्रांसफर की? Unconditional respect. वाह, कि there is no thing, कोई है ही नहीं कि आपकी कोई रिस्पेक्ट की कंडीशन हो सकती है। मेरे वालिदैन ने दोनों ने कहा है, और अमली तौर पे मेरे वाले साल के तो अभी भी कोई भी आएगा इज सिग्निफिकेंट फॉर देम। और रिस्पेक्ट की डेफिनेशन ही है कि तुम मेरे लिए अहम हो। क्या बात, हाँ कोई भी हो, बिल्कुल। यानी कि अगर आपने किसी को डांटना भी है तो आपने उसकी इज्जत अफजाई जरा ख्याल रखना है उसका, बिकॉज वहां तक आपने उस हद तक नहीं जाना। यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग। ये बड़ी। अच्छा मोहसिन, आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे में से कौन सी चीज़ है जो आपके अंदर बहैसियत एक बेटा मौजूद है? केयर। अभी लेकिन जो मौला अली का आपने फरमान कोट किया यहाँ पर, तो इस वक्त तो साहब जो हैं वो 5 साल के हैं, तो इस वक्त वो बादशाह हैं और उनके टेंट्रम्स काबिले दीद हैं, और उनको संभालना इस वक्त जो है वो एक मुअम्मा है। वही वाली बात, जो बोगे वही काटोगे। सो मैं चाहूँगा कि वो केयरिंग हो बहुत ज़्यादा, वो बहुत लविंग हो। मुझे लगता है ये एलिमेंट आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जब आप केयरिंग होते हैं तो फिर आप रिस्पेक्ट भी दे रहे होते हैं, आप मोहब्बत भी दे रहे होते हैं। मोहब्बत में सबसे अहम जुज़ जो है वो इज्जत ही है, जैसे सर ने फरमाया। सो अगर वो मिसिंग है कहीं पर तो मेरे ख्याल में फिर ना मोहब्बत है, ना केयर है, ना। मोहसिन, अपनी झलक देखते हैं आप उसमें? मेरे अलावा भी सब देख रहे हैं। मैं तो देख ही रहा हूँ। एग्जैक्टली यस। तो मैं उसकी आंखें देखता रहता हूँ बैठ के, कितनी प्यारी आंखें आपकी। वो जवाब भी नहीं देता, खैर जितना वो एरोगेंट है वो मुझे जवाब भी नहीं देता इस बात। आई विल ऐड वन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेरेंटिंग मेरे नज़दीक बहुत मेरे दिल को बच्चों के साथ, आई मीन आज तक अगर मेरा दिल टूटता है तो किसी बच्चे के साथ कोई ज्यादती हो जाए, दैट हर्ट्स मी द मोस्ट। एंड आई रियलाइज, मुझे एक लेसन लर्न अर्ली, हम लोगों को बैठ के ना नए नवेले माँ बाप के साथ बात करनी चाहिए बिफोर द बिकम पेरेंट्स, हाउ टू बिकम पेरेंट्स। हम नहीं करते ये बात। बिल्कुल, हम तो खैर शादी से पहले नहीं बात करते कि शादी का क्या रिश्ता है। वी नीड टू हैव दिस कन्वर्सेशन, और ये तस्लीम करना है कि हमें सब कुछ नहीं पता। बहुत अच्छी बात। तो बट वी वांट टू हैव दिस कन्वर्सेशन। एक चीज़ जो मैंने सीखी थी, मुझे याद है, जो रायान बहुत छोटा था तो उसके लिए कुरान पढ़ाने के लिए आती थी मरियम, तो उसने है ना रायान के हाथ मुझे एक रुका भेजा कि इस्लाम में वालिदैन के हुकूक। बहुत अच्छा खुलासा था। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बच्चे एक बात सुनो, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस, लेकिन ये तुमने मुझे नहीं देना, ये तुमने रायान को देना है। मेरे लिए तुम एक और 2 कागज़ और लेके आओ। क्या जी? मेरे दीन में औलाद के क्या हुकूक है और बेगम के क्या हुकूक है, क्योंकि जो उनके हकूक हैं वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरी नज़र खुदा ना खास्ता अपने हुकूक पर पड़ गई ना, तो मैं उनसे छीनने की कोशिश करूंगा। मैं कहूंगा तुम लोग मेरा हक पूरा करो, मुझे तवज्जो देने की मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं इनकी तरफ। सो वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन दैट। बहुत अच्छी, नॉट डिमांड बट गिव। सही। अच्छा, अगर बच्चे आपके चाहें कि आपके बेटा रायान चाहे कि जी उसने जाना जी शोबिस में, तो आप उसको 3 कौन सी एडवाइस देंगे?
ना जाओ। कल मुक गई। जाने नहीं यार ही हैज टू नो, जो करे जहाँ उसका रिस्क लिखा है उसको बस आसान करे। लेकिन हाउ ओल्ड इज ही नाउ, ये तो बताओ। रैन 17 साल का हो गया। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस के टाइम पे पहुंच गया। अच्छा बात सुनो, जब वो रायान इतना सा था उस वक्त भी हम आपको देख रहे थे कि आप किरदार जो है वो ऐसे वालिद साहब कभी कह रहे थे जो हीरोज के थे, क्यों वैसे, ये तो मुझे बताएं। उस वक्त क्या वालिद साहब क्या हीरो? मैं हीरोज की मैं क्यों देखती हूँ आपको, मैं भी आपके इंट्रोडक्शन में भी कह रही थी कि मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि भाई आपकी खुद ऐसी एज नहीं है पर आप अच्छा, ये शुक्र है कि आपने नेशनल टेलीविजन पे बात कर दी है। हर एक ऑफ स्क्रीन लोग मुझ पे आके कहते हैं राणा साहब आपकी उम्र इतनी तो है नहीं कि आपको उसका बाप बना दिया है। मतलब ये दिस इज नॉट माय डिसीजन, द डिसीजन इज कि जिनको इसने किसको कास्ट करना। तो लोग है ना सिर्फ यहाँ देखते हैं जो कास्टिंग एजेंट है, वो फिर भूल जाते हैं यार थल्ले भी कुछ है, सो दे डोंट रियलाइज इट एंड इट्स जस्ट अ स्टीरियोटिपिकल थिंग कि सिल्वर हेयर एंड दैट्स इट। एंड मैं उन लोगों का भी बाप बना जिनका मैं मैथमेटिकली भी नहीं बन सकता, साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है मैं उनका बाप बनाऊं। तो ठीक है, और फिर मुझे बेगमात भी ऐसी दी है जिसका खैर वो बेगम तो बन सकती हैं लेकिन ठीक है, समझ आ रही है। मुझे ये बताया आप हुसैन, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर कल आपका बेटा बोले कि जी मुझे शोबिस में जाना है? मुझे ऐसा लगता है कि वो जो फ़न की खिदमत वगैरह वाला एक सिलसिला था ना, वो हमारे बड़ों तक ख़त्म हो चुका है। तो अब ये जो बनता जा रहा है इसमें तो मेरा जो कि थोड़ा सा आधा पिछले दौर का है और आधा इस दौर में कोशिश कर रहा है जलन होने की, उसके लिए इतना मुश्किल हो गया सर्वाइवल कि हम जाकर जिन बातों पर कुड़ रहे होते हैं कि काम कर लें, काम पे तवज्जो दे लें, ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे हमारी तवज्जो होती है कि अच्छा इसके बाद हमने कहाँ जाना है। सो मुझे लगता है कि मुश्किल होगा उसके लिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना करे, उसका जो दिल करे। मेरी तो मुझे आज भी याद है कि जब साहबजादी हुई थी, अल्लाह पाक उनको अपनी कुर्बत अता फरमाए, तो इतनी मासूम थी, मैं तो उनको लिटा कर सीने पे कहा करता था आप बताएं बाबा को क्या करना है, क्या बनना। सो मैं तो उनके साथ भी ऐसी लाड़ियाँ करता था कि मतलब मैं उनके लिए वो करता कि जो वो करना चाहती थी। अच्छा, और मुझे तब एहसास हुआ कि जैसे मैं हैदर का दोस्त ज्यादा हूँ, अब्बू कम हूँ, लेकिन मैं बेटी के लिए सब कुछ था। तो बाप की जो बेटी के साथ एक एफिलिएशन होती है, मैंने अपने आप को इस दुनिया में इन 36 सालों में कभी इतना खुश ही नहीं देखा जितना मैं तब खुश था। आई रिमेंबर मैं ड्रामे के शूट पर था, उमर भाई कराची में शूट कर रहे हैं। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं आऊंगी, मैं वो जो वीनू के बावजूद से बात करूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम आ गए अपनी कॉफ़ी टेबल पर जहाँ पर हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ दिल की बात। और यहाँ पे ओथ भी हम लेते हैं कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन उससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले हम वीनू की बात कर रहे थे क्योंकि आप बड़ी पिक्चर्स भी लगाते थे जब आपकी एक माँ की आपकी बेटी थी और आप एक जैसी शर्ट्स भी पहनी होती थी, पूरे फैशन भी पूरे थे उसके ना। तो मैडम ने ना आते साथ ही अच्छे गोल सेट करके यस मुझे याद है कि हम लोग कराची में शूट कर रहे थे एक ड्रामे का, और जो ही मुझे ये खबर मिली, जबकि अभी वक्त था लेकिन वो फिर इंसिडेंट हुआ और मैं बस बीच में सीन छोड़कर कैसे भागा। और फिर हम होटल गए, वो जो अली हसन थे डायरेक्टर, मेरे दोस्त ही थे, तो हमने फटाफट बैग्स पैक कर रहे हैं और वो फ्लाइट भी करवा रहा है फ़ोन पे साथ कि मिल जाए कुछ। और मैं उस वक्त खुशी से, मुझे एक्चुअली पहली बार पता चला कि आप कैसे खुश होते हैं। अभी वो शायद फादरहुड वाली फीलिंग नहीं थी, लेकिन वो जो बेटी की खुशी थी वो एक बिल्कुल ही। और जब मैं फैसलाबाद पहुंचा, आई रिमेंबर आई लैंडेड, और मैंने मुझे आज भी अपना जुमला याद है, मैंने ड्राइवर को कहा अभी मुझे तो तुम्हें नहीं पता आज कैसे गाड़ी चलानी है। और मैं उड़ता गया और अब मुझे याद है कि मैं अवॉइड कर रहा था उनको ना, वो होता है ना कि मैं सबको मिल रहा हूँ घर वालों को और वो यहाँ है अगर लेटी हुई तो मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ कि मुझे सीधा सो आई रिमेंबर कि मैंने लिखा भी यही था कि मुझे इतने सालों बाद पहली बार कोई जीने की वजह जो है ना वो मिली है। सो दैट वाज द रीज़न। लेकिन फिर अल्लाह पाक को ज़्यादा ज़रूरत थी शायद उनकी। और बहुत छोटी थी। एंड यू हैव ऑल्सो गॉन थ्रू द सेम। सो आप
रिलेट कर सकते हैं और Unfortunately. अनफॉर्चुनेटली एंड दे वर ट्विंस। They were twins. They were twins, all ready to get. और मैं frankly मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला और क्या हो रहा है, लेकिन मैं ironically मैं उनको अवॉइड कर रहा था। You know, खुदा की मर्जी थी कि मैं वहाँ पहुँचूँ, मैं देखूँ और अपने हाथों से उनको उतारना होता है। जी Toughest experience, toughest experience. I mean, I still pray कि खुदा कभी किसी को इस तरह की बिल्कुल, आजमाइश में ना डाले, कभी भी नहीं। ये unnatural है कि किसी भी उम्र में अगेन कि वालिदैन अपनी औलाद को दफनाएं, they shouldn't happen. लेकिन फिर यही है, I mean I don't know how everyone deals with it. मेरा यही था कि यार मुझे अब ज़िंदगी इस तरह जीनी है कि वो मेरा इंतज़ार करें और जन्नत में फिर मिले। बिल्कुल। अब जैसे अभी रिसेंटली मायला के वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो मायला ने कहा कि यार नाना अबू पहुँच गए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बहुत अफेक्शनेट नाना थे, बहुत ही अफेक्शनेट। तो चलो ठीक है, कोई पहुँच गया उनके पास, you know, so it felt- क्योंकि वो इतनी अच्छा बड़ा मुश्किल होता है कि ना उनसे जुड़ी जो चीज़ें हैं उनको देना। आई रिमेंबर बिकॉज आई न्यू व्हेन यू गाइज वर एक्सपेक्टिंग, और जब वो जो क्योंकि ट्विंस से जिनकी क्रेडल जब आपने yes. वो कितना मुश्किल था। ओह वेरी वेरी डिफिकल्ट। हमारे घर में ना कोई बेटी है भी नहीं, इन द सेंस कि हम दोनों भाई हैं, फिर भांजा, फिर भतीजे, तो ये एक ऑलरेडी इतनी डबल खुशी थी कि हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, और वो खुशी दर खुशी थी। सो फिर वो जो मिली विदिया, आई मीन आई डोंट वांट टू ड्रैग इनटू इट मच मोर, लेकिन मेरा यही था कि आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू होल्डिंग देम। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि इनको मैं इनके कॉट में जो मैंने इनका तैयार किया उसमें रखना है। तो जब अपनी ही बेटियों को आपको अपनी कब्र में डालना पड़ता है ना, तो यार ये तो प्लान नहीं था, यू नो, नज़ारा तो कॉट का था, तो ये किस तरह होना है। और लेकिन एक चीज़ जो अभी तक मुझे याद है, मुझे अभी तक है ना, वो बच्चों के ना टोज बहुत छोटी होंगी ना, बहुत मेरे प्यार लगते हैं अभी तक। तो भाई मेरा बड़ा भी 17 साल का, लेकिन उसके टोज मुझे अभी तक मोहब्बत है। और मुझे याद है कि मुझे फिर भी मौका मिल गया था उनके साथ गपशप लगाते हुए उनको दफन करने से पहले, तो एक के ना टोज नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा एक सेकंड रुक जाओ, तो आई हैड टू कम बैक इनसाइड, उनको ज़रा ठीक करना था। वो आज तक मेरे दोस्त को भी याद है जो वहाँ मौजूद था, कहता यार मुझे नहीं भूलता वो। So yeah, these are moments you remember, and there are वजूहात होती हैं इसकी, it's beyond us, लेकिन हमें बस ये याद रखना है कि this is the ultimate truth. हाँ, सब कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बेशक। चले जी, हम जरा अपने सेगमेंट की तरफ आते हैं। हाथ उठा के ओथ लें दोनों कि जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आपको कोई शक है वहाँ झूठ बोल रहे थे क्या? क्या मतलब? उस्ताद पे उंगली उठा दिया था। उस्ताद ने हाथ उठा लिया ना, सबके सच निकलेंगे। अच्छा जी, पहला सवाल जो मेरा आप दोनों से मुझे वो ये है कि मुझे सख्त गुस्सा आता है जब यार कब जागता है राना मेरा? देखो ना, कब जागता है क्या? दोगलेपन पे तो डेफिनेटली जागता है। नेगेटिविटी से मैं बस निकल जाता हूँ। नेगेटिविटी आई जस्ट डोंट लाइक एट ऑल। आई थिंक वहाँ डिसरिस्पेक्ट है, अल्टीमेट वही है यार। मेरे सामने कोई डिसरिस्पेक्ट हो ना, तो और इनजस्टिस हो, उफ, ऐसा मेरा खून खोलता है। इट जस्ट आई एक्ट ऑन दैट। झूठ पे झूठ नहीं बोलो यार, झूठ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, झूठ नहीं। और बिल्कुल जब कोई बहुत और कैसा है तू यू नो, ये जो डिसरिस्पेक्ट का एक जो आजकल हमने कूल बना लिया हो ना इसको, कौन सा? यही वाला ब्रो कैसा है यार, थैंक यू ब्रो व्हाट्स अप मैन, थैंक यू यार। और अच्छा, सबसे फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होनी है, ब्रो कैसे? एग्जैक्टली। और मैं कहा यार, चूंकि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रो कि मैं ब्रो हूं, कि मैं ब्रो हो गया। तू अपनी शक्ल देखी है? तेरे मुंह तो ब्रो भी चंगा नहीं लग रहा यार। मेरे बचपन के जो बेली है दुबई के, वो मुझे बड़ी कहते, तू ब्रो नहीं कहता। ब्रो नहीं, हाँ एग्जैक्टली। ब्रो कितना आ गया? बिल्कुल, मतलब मेरे जो कॉलेज टाइम के फ्रेंड हैं जिनको हमें अब काफी अरसा हो गया, हम एक दूसरे को तुसी इस तरह कर लो, हाँ, तुसी इस तरह कर लो। हम अभी भी तुसी, यानी तुसी का मतलब आप जनाब, हम इस तरह हम तड़ाक पे नहीं आए, कभी नहीं आए। सो आपको राह चलते हुए कहता है यार डीजे कैसा है ब्रो, फोटो हो जाए यार इधर। तो वो आई कांट डाइजेस्ट अभी तक भाई। हेलो, थैंक यू। कोई ऐसी गलती जिस पर आज भी पछतावा हो? कोई ऐसी गलती जो आज भी पछतावा हो? यार ये बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। लेकिन एक इसीलिए हमने कहा कोई एक ऐसी गलती।
यार मैं इस तरह कहूँगा ठके चुप अल्फाज में, मैंने एक शख्स का दिल तोड़ा था, मैंने उसका क्या कहना चाहिए, उसका मैंने ईमान तोड़ा था। हाँ, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे, व्हिच आई टू डेट रिग्रेट, आई शुडंट हैव डन दैट एंड आई कांट अनडू इट। बस ये है कि वो मुझे अगर माफ़ कर दे तो उसकी बड़ापन है, वो ना भी करे, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, तो आई रियली रिग्रेट। तो अगर आप देख रहे हैं तो माफ़ कर दें। हाँ जी। गलती मुझे, अच्छा ये गलती नहीं है, मुझे लगता है कि मैं अम्मा को टाइम जो नहीं दे पाया ना, वो रिग्रेट है बस मुझे एक। बट मैं उस रिग्रेट को भी ऐसे देखता हूँ कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बिकॉज इट्स ऑल रिटन, सो मैं उस लिखारी पे इतना एतकाद, इतना एतमाद, इतना भरोसा करता हूँ कि उन्होंने ऐसे ही लिखा था। बट स्टिल आई रिमेंबर कि मैं हम दुबई में, हम अवार्ड्स का वो शूट वो चल रहे थे, अवार्ड्स चल रहे थे, तो उसको होस्ट कर रहे थे। तो फिर भी मैं अम्मा के जाने से एक दिन पहले लौट आया इत्तेफाक से, और ऐसे लगा जैसे वो मेरी ही मुंतज़िर थी, और फिर वो शिला तो उनके साथ वक्त नहीं गुजार पाया मैं। माँ इंतजार करती, माँ इंतजार करती है। हाँ, माँ इंतजार करती हैं जी। अच्छा मुझे बताएं, दिल की बात दिल तक ही रखनी चाहिए या किसी और के साथ शेयर करने से मतलब अगर कोई परेशानी हो वो हल्की हो जाती है? मेरे नज़दीक इस पे मैं ये बहाना लेके ज़रा ज़रूर बात करूँगा कि हमें एक रिश्ता है जिसको हमने इतनी अहमियत नहीं दी जितनी हमें देनी चाहिए, वो है दोस्ती। हमें इसको बहुत तवज्जो देनी है। हम लोग क्या कहते हैं, अगर कोई काम हो गया तो दोस्त है समझ जाएगा मैं काम पे जा रहा हूँ, मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, आई विल हैव टू कैंसिल, मस्ट नॉट टेक फ्रेंड्स फॉर ग्रांटेड। और दोस्त है कौन? दोस्त वो है जो कि म्यूचुअली वल्नरेबल हो सके आपके साथ, जब आप अपनी खुल के दिल की बात कर सकें, वो सुने, और वो भी खुल के दिल की बात कर सके और आप सुने और तस्लीम करें। बहुत अच्छी बात। दैट इज ट्रू फ्रेंडशिप। अच्छा ये, एंड आई विल से दिस मच आल्सो, बंदों में कम है, खवातीन में ज्यादा है। दे बॉन्ड बेटर, men don't, क्योंकि men don't become vulnerable with each other। हम ऊपर तुपर की बातें अजीब सी, बहुत हम गहरी बात पता क्या करेंगे, सियासत की, वाह क्या बकवास। अच्छा हमारे यहाँ लड़कों को अलाउ भी नहीं करते ना अपनी वीकनेस शो करें। दैट इज द पॉइंट। सो वी नीड, और यार दोस्त का ये होना चाहिए। अच्छा हमारे खित्ते में तो डेफिनेटली था, यार दोस्त हाथ पकड़ के चल रहे होते थे, राइट, व्हिच इज नाउ लुक्ड ये क्या हाथ पकड़ के चल रहे हैं, अब जरा वाकई टाइम और हो गया। बट गाइस यूज्ड टू डू, पंजाबी के जग भी थी तो हट भी थी, जी, हम लोग सुनाते थे एक दूसरों को, अब वो कम होना शुरू हो गया। बट वी नीड टू हैव फ्रेंडशिप। आई एग्री। मैं खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि मेरे पास एक ऐसा दोस्त है कि जिनके साथ मतलब हम अक्सर मोटरवे पे जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं हम जितनी दकीक गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, किसी दिन ये गाड़ी जो है ना वो भूम करके फट जाएगी, इतना गुबार भर चुका है इसमें। सो मुझे अच्छा, और दूसरी बात ये, जैसे सर ने फरमाया अभी उमर भाई ने कि जो सुनने वाला है ना उस पर बहुत डिपेंड करता है कि सामने वाले को गले लगाना है, थपकी देनी है, या हर वक्त उसको भाषण नहीं चाहिए होता। कभी कभी सिर्फ सुन लें उसको। मतलब मैं अगर आपको अपनी बात सुना रहा हूं तो आप आगे से ये मत कहें कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार, नहीं, उसको ये नहीं चाहिए, उसको गले लगा लें यार आप उसको। ये बहुत बहुत बुरा बिहेवियर है, ये इतनी बुरी काउंसलिंग है। अगला बंदा जो आपके पास आया होता है ना वो कहता है अच्छा यार मेरे पास ये दरवाजा भी बंद है। बिल्कुल सही है। सो प्लीज ये मत करिए कि आपको वो बता रहा है कि यार लेट्स से मुझे सर दर्द है तो आपके हाँ मुझे भी माइग्रेन है, नहीं, तुम ये पैराडोल ले लो। यानी कि आप भी इस बात पे बिलीव करते हैं कि शेयर करना चाहिए, अपने तक नहीं रखना चाहिए। जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया हो जब लोगों के असल चेहरे आपके सामने? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ओह यस अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जब एलिगेशंस आती हैं और फिर लोग कहाँ पहुंचते हैं, किसका क्या रवैया है, खुदा मदद करता है। और आई थिंक इट्स मोर फॉर योर ओन सेल्फ। आई थिंक ये अगेन मौलाली का कॉल है कि डरो उस शख्स से जिसका कोई दुश्मन ना हो। ये है बात, because it means मुनाफिक है। So then you have a clear idea that this person doesn't fall in my values, this person does. Yeah. बल्कि मुझे तो लगता है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत जताने का ये एक अंदाज होता है कि आप पर जब ऐसा वक्त लाते हैं वो तो वो आपको एक छन्नी देते हैं कि जिसमें से सब छन जाता है, फिर जो ऊपर रह जाते हैं वो होते हैं असल में आपके लोग। फिर आपको पता चलता है कि आपकी सफ़ों से कौन कौन भागकर सामने चला गया। तो वो मुझे लगता है कि वो उनकी मोहब्बत का अंदाज है और आई तो लव इट। इसमें अब मैं थोड़ा सा एक मज़ाहिया लेकिन एक एंगल भी बता दूं, इसमें मैंने एक सबक सीखा था। एक तो हम लोग जुमे का वक्त होता था जब छुट्टियां होती थी, हम लोग गए हुए थे रावी साइफन की तरफ पिकनिक मनाने, सारे यार दोस्त स्कूल के लड़के लड़कियां। तो किसी ने कहा कि यार चलो कोई जमात ही कर ले, तो मैं तुम जमात करा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने जमात कराई, पूरी नमाज पढ़ाने के बाद मैंने जब सलाम फेरा तो पीछे कोई नहीं।
मैंने उनको कहा बगैर तो मुझे आज अंदाजा हुआ है कि सूरह फातिहा के बाद बुलंद आवाज में आमीन क्यों कहते हैं। पता चले सब। बिल्कुल। अब उसी लेसन को अगर आप जिंदगी में लाए ना, तो फिर जब वो वक्त होता है कि आप खड़े होते हैं और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना कि मैं कह रहा हूँ कि इस पहाड़ के पीछे अगर कोई है तो कौन मानेगा। तो उस वक्त सबके सामने कोई एक जवान लड़का हाथ खड़ा करके ना मैं मानता हूँ, दैट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ दैट पर्सन। जी बिल्कुल। और आपको पता चल जाता है। और हम तो उस अकीदे के मानने वाले ना कि चिराग बुझा के पता चलता है कि कौन रुकेगा और कौन जाएगा। सो हमारे लिए बहुत जरूरी है ये हल्की हल्की मुश्किलें आती रहना। मोहसिन, आपके सामने आई लोगों की शक्लें ऐसी आई कि अच्छा मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं और तसल्ली में चला गया कि अच्छा चलो शुक्र है ये जो ढके हुए छुपे बैठे हुए थे ये चले गए। और मजा इस बात का आता है कि जब वही लोग मोहसिन भाई बाद में उस सब के बाद में भी जब मिलते हैं और फिर यूं मिलते हैं तो फिर मुझे और हैरत होती है कि मुनाफिकत के किस मेराज पर बड़ा और जमाना अब तो वो टाइम है कि जब आपके बारे में कोई बात की हो तो वो स्क्रीनशॉट्स लेके लोग आगे भेज देते हैं और बहुत से लोग आपको जो मिल रहे होते हैं आप कहते हैं अच्छा नहीं तो मेरे बारे में ये बात की। एक सवाल मैं आप दोनों से बल्कि इसी हवाले से पूछना चाहूँ, तो क्या ये मुमकिन है कि कोई बाद में इसकी तौबा करे, यानी कि यार मोहसिन आई डिड रॉन्ग। अच्छा बहुत से लोगों ने ऐसे किया भी है एंड आई अप्रिशिएट। I really admire those. या बड़ा हौसला चाहिए होता है। बहुत। अच्छा मेरा नेक्स्ट सवाल भी यही है कि माफ करना या माफी आपके अंदर का होस्ट जो है ना ये कि वैसे ही टीचर लेकिन कर चीटिंग ये टीचर चेक कर रहे हैं नहीं कसम से इनकी ओपन बुक जो हमारा उधर टेस्ट होते थे कर ही नहीं सकते थे चीटिंग। अच्छा मुझे बताया ना कि माफ करना या माफी मांगना इनमें से मुश्किल क्या है? यार अब आई थिंक मुश्किल नहीं है अगर आपको क्लियर पता है कि वेयर योर वैल्यू स्टैंड, कोई मुश्किल नहीं है। दोनों में से कोई चीज मुश्किल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी ईगो बहुत बड़ी है तो फिर आपकी वैल्यूज फर्क है, लेकिन आपको पता है कि आपकी वैल्यूज क्या है। आपके लिए क्या ज्यादा मुश्किल है बिटवीन द टू, कि माफी मांगना या माफ कर देना? आई थिंक अगर इफ आई हैव टू चूज तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट नो व्हाट टू चूज because मैं उनमें से हूँ कि यार let people another chance, let them, why not? I think you should do it. और तस्लीम करना मैंने अपनी कज़न से सीखा था, who would say कि हाँ ये मेरी गलती है, so I admire that. So I don't think either of them have become very difficult for me. It doesn't make you a small person. No. हाँ मोहसिन, मुझे लगता है कि मुझे जब ये बावर हुआ ना कि सबसे अहम हथियार मेरे पास है माफ़ी। अगर मैं किसी से माफ़ी मांग लूँगा अपनी गलती पे या चले उसकी भी गलती पे, वो मामला वहीं रफा दफा हो जाएगा, वो ड्रैग नहीं होगा, वो प्रोलॉन्ग नहीं होगा, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स की गुंजाइश कम होती चली जाएगी। तो आप बड़े छोटे नहीं होते, आप माफी आप अच्छा, लेकिन उसके लिए आपको जिंदगी या उम्र के उस हिस्से में आना पड़ जाता है, उस मकाम पर आना पड़ जाता है जहां पर आपके लिए ये चीजें मैटर नहीं कर रही होती। एक दौर होता है हम सब पे कि जब हम कहते हैं मैं माफी क्यों मांगू, लेकिन फिर एक टाइम आता है जब आप कहते हैं, और माफ कर देना उसका मतलब यह है कि आप अपने कांधों से बोझ हटा रहे हैं, तो आप माफी देते चले जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हो। ताकि इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर बड़ी चटी बडीज बन गए। नहीं, मतलब ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझना एक नया रिश्ता शुरू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो नफरत की बुनियाद पे नहीं है। बिल्कुल। अच्छा लोगों के रवैये दिल दुखाते हैं, अब आपको किसी से तवक्को नहीं है? मुझे वैसे तवक्को नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लोगों के रवैये से दिल नहीं दुखता। ऑफ कोर्स है, आई मीन इंसानी फितरत है कि यार तुमसे उम्मीद नहीं थी, यू नो समथिंग लाइक दैट। तो ए टू ब्रूटे इट स्टिल एग्जिस्ट्स। और जैसे कहा कि काफी सारे जो छाननी हुई है उसमें से यही था, क्योंकि यार मैं तो सोचा तुम मेरे साथ हो, यू नो तुम तो मेरे साथ हो, ये तो मुझे ईमान था इस चीज का। तो इसलिए भी मैंने जैसे कहा ना, जो मुझे अपने आप से गिला है वो ये है कि मैंने किसी और का ईमान कभी तोड़ा है और मुझे वो गिला है यार, आई विश वो मुझे फॉरगिव कर दे, वो गलत है। सवाल क्या था? मैं उन भावनाओं में बह गया। सवाल ये था कि लोगों के रवैये दिल दुखाते हैं, आपने लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है? बिल्कुल ऐसा ही है, दुखाते तो हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस कम करने की कोशिश में मैं लगा हुआ हूं कि कम से कम हों लोगों से। लेकिन जो ही कोई भी तवक्को लगाते हैं और वैसा नहीं होता, सो हम अपनी ज़िंदगी की आधी तकलीफें लोगों से तवक्कुआत वाबस्ता करके ही खरीदते हैं। तो मेरे ख्याल में इज्तनाब करना चाहिए हमें तवक्कुआत लगाने से। लोगों की पहचान आपको हो जाती है फिर धोखा खा के, या जब तक हैंड नहीं हो जाता तब तक पता नहीं चलता? वाल मैं तुप्पे से नहीं चिट्टे की नहीं, आई थिंक आई एम नॉट अमेजिंग एट जजिंग पीपल, ऑफ कोर्स इंसान, लेकिन रीजनेबली गुड, अंदाजा काफ़ी हद तक हो जाता है। और लेकिन मेरा जो वीकनेस था ना वो ये कि आई लाइक टू गिव बेनिफिट ऑफ द डाउट, ये मेरी वीकनेस है। बट इट डजंट मीन कि मैंने को तोड़ बनाए,
बट फूल मी वंस। तो वही वाली रहा, वो बहुत खुशी वाला ब्लॉग, यस दैट्स इट। इन रियल लाइफ ब्लॉग करें उनको, रियल लाइफ में तो करें ही करें। सो लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिल्कुल तो सही है। खुश में तो सवाल क्या था? सवाल यही था कि वह क्या लोगों की पहचान आपको हो जाती है? फिर मैं धोखा कोशिश खा के करता होती हूँ है। कि मुझे हो जाए। मैं वाइब्स पे बिलीव करता हूँ और मैं लोगों की वाइब देखकर उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, और मेरी वाइब्स 98% दुरुस्त ही निकलती हैं जिन लोगों के बारे में मैं जो सोच रहा होता हूँ। सो मुझे लगता है मेरी इस सेंस पे मुझे काफ़ी गर्व है। और वो जो 2% जो कभी गलत साबित हुई तो उस पर कितनी तकलीफ हुई? उस पे अपने आप पे मलामत की मैंने, कहा "अरे यार, तुमसे इतना भी नहीं हो सका।" मतलब तुमने पहचाने में ये गलती कर फैसलाबादी दी। हो, ये देख लें, लड़का कह रहा है अबे यार। देखिए मैं एक मतंजन हूँ, मेरे बारे में देखें, गलतफहमी दूर कर लीजिए। आई वॉज 19 व्हेन आई शिफ्टेड टू कराची, फिर मैं कुछ 6-8 साल लाहौर भी रहा, पैदा मैं फैसलाबाद में हुआ, तो अब मैं एक मतंजन बन चुका हूँ। मुझे पाकिस्तानी पुकारा और लिखा जाए। गुड वन। अच्छा, कभी किसी पुराने दोस्त से इख्तलाफ हुआ हो आपकी सच बोलने की आदत की वजह से? सच बोलने की वजह से इख्तलाफ हुआ? हाँ, दोस्त से। हाँ बिल्कुल हुआ, इख्तलाफ हुआ। इख्तलाफ की हद तक ठीक है, एंड आई थिंक दैट्स शुड बी डन एज लॉन्ग एज इट्स नॉट पर्सनल, दैट्स फाइन। फुटबॉल में कहते हैं ना कि टैकल द बॉल नॉट द फुट। बॉल को अपने किया तो दैट्स फाइन, पाँव को किया फाउल है। आपके किसी दोस्त से इख्तलाफ हो? नहीं, मेरे बहुत सारे एक तो दोस्त नहीं है, जैसे मैंने बताया कि मेरे एक ही दोस्त हैं, तो हमारा ऐसे इख्तलाफ होता नहीं है। शायद हम इसी वजह से दोस्त हैं कि हमारे तमाम नज़रियात भी आपस में ऑलमोस्ट मिलते हैं। मुझे पता है इंडस्ट्री में अच्छी दोस्तियाँ होती हैं? मेरे इक्का दुक्का है, some very good friends. I mean not उस तरह का पार्टी गोअर काइंड, इक्का दुक्का है जो कि वाकई जिनकी मेरी वैल्यूज मिलती हैं। तो एक या शायद दो होंगे जिनके साथ आई माइट मेक अ प्लान आउटसाइड, कोई ऐसे होंगे। मोहसिन? नो। अच्छा, मुझे पता है जब ये इतनी सच बोलने की वो कहते हैं ना, क्योंकि आजकल के दौर में तो बीमारी कहा जाता है इसको, अगर आपको सच बोलने की बहुत बीमारी हो तो आप लोग अपनी इंडस्ट्री में फिर सर्वाइव करना आपके लिए बड़ा चैलेंज नहीं है? मेरे भाई के मरहूम एक्स फादर इन लॉ मेरे जनरल कमाल रबानी कहा करते थे कि ये एक्टिंग बहुत बुरी इंडस्ट्री है, बहुत बुरा काम है। काम बुरा है, मैंने क्यों कहते झूठ पे मबनी है, इट्स जस्ट ऑल अ लाई। अच्छा, इसके ऊपर मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगा। 12-14 साल मैं बड़ी तकलीफ में रहा कि यार ये तो झूठ है, मैं तो झूठ की इंडस्ट्री में हूँ। ये आई मीन मैं अगर एक्टिंग कर रहा हूँ सब नहीं है, ये सब झूठ है। और मुझे एक मैंने एक पॉइंट पे कभी सुनाया भी था एक वाकया, उसको मैं मुख्तसरन सुना देता हूँ कि मुझे ना लाहौर में मिला था, एक रेड़ा चलाता था, उसने पहिया निकाला, मिस्कीन सी शक्ल बना के ना हर एक को तुर बनाता जैसे वो कहते हैं ना, और वो फिर पैसे लेता, मुझे पता चल गया तुर बनाता। 10-12 साल मुझे जगह जगह वो मिला है, और मैं सोचता है इसमें मुझे में फ़र्क क्या है, ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी परफॉर्मेंस कर रहा है ना, परफॉर्मेंस कर रहा है बिल्कुल। बल्कि वो तो परफॉर्मेंस पहले कर रहा है कि नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, मैं अगर मैंने नोट वखा मेरा मूड बनेगा, टिकट पहले बेचो फिर मुझे देखा। सो व्हाट्स द डिफरेंस? मुझे पता चला है उसमें, जिसमें एटलीस्ट मुझे सुकून मिला है कि नीयत का फ़र्क है। अगर आप एक काम करें जिसके अगले के लिए भला हो किसी भी लिहाज से, तो फिर दिस इज फाइन। लेकिन अगर आप किसी को वाकई तोड़ बना रहे हैं, तो एक्सप्लॉइटिंग एंड फूलिंग समवन, देन इट्स नॉट राइट। तो अगर मैं सच बोल रहा हूँ, उसमें दो बातें मैंने सीखी कि यार कि मेरी बात करने की नीयत क्या है, व्हिच इज ऑलवेज द कोड ऑफ एवरीथिंग फॉर मी इन लाइफ। और दूसरा ये कि यार जरूरी नहीं है यू हैव टू वॉलंटियर सच ऑल द टाइम। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो, जो कोई ऐसी चीज जो मिली ना हुई अभी तक? नहीं, आई थिंक मैं बोनस पे चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीथिंग खुदा ने मुझे बहुत ज्यादा दिया, मोर देन आई नीड, 100% मायरा मुझे कहती ना कहा करो कि बोनस पे चल रहे हो कि चले जाओगे। मैं कहा यार वल्लाह आलम कब जाना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट एवरीथिंग। इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि खुदा ने मुझे उस वाक़े के बाद एक बेटी दे दी। व्हाट कैन बी मोर? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या प्यारी बात है। और वो मैडम कैसी हैं? ओहो माशाल्लाह, उसको जब अल्लाह उसको नजर बद से बचाए। मुझे हमेशा ये होता है कि आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब हर, शी इज अ यूनिक पर्सन, शी इज हरसेल्फ। आफिया ईमान उसका नाम है माशाल्लाह। और इतना मैं जरूर कहूँगा कि नाम वैसे बड़ा प्यारा, आफिया ईमान, तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि वो उसकी अंदर जो है ना अपनी दादी की छब है। और जब दादा ने पहली बार देखा उसको, जो 2-2.5 साल की हो गई थी, तो वालिद साहब मेरे बहुत शफकत वाले हैं, हकीक वो उसको देखते थे, प्यार करते थे, कहते बेटा बिल्कुल दादी ते गई है। हाँ, फिर मुड़ के कहते बेटा बी वेरी केयरफुल।
Yes, तो बस वो है वो। और बेटियां तो वैसे भी एक अरसे की बात ना अपनी अब्बा की अम्मा बनी जाती हैं। कोई ऐसी चीज़ की ख्वाहिश आपको जो आपको अभी तक ना मिली हो? मुझे लगता है कि अगर हम पलट कर देखते हैं अपनी ज़िंदगियों में तो हम सिर्फ मुनाफे में, प्रॉफिट में चल रहे हैं हम लोग। कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरी औकात से बिल्कुल ज़्यादा है, मेरी इस्तेदाद से बिल्कुल ज़्यादा है, और शायद मुझे जो हुनर अता किया गया था उससे भी बहुत ज़्यादा है। मुझसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं फैसलाबाद में, मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे गायक मौजूद हैं, कहीं ज़्यादा अच्छे एक्टर्स मौजूद होंगे, लेकिन अगर उसने मुझे चुना है तो मुझे शुक्रगुजार ही होना चाहिए। बल्कि मुझे लगता है कि सब्र भी हम जब करते हैं तो हम वो मजबूरी में करते हैं, तो हमें सब्र की हालत में भी जब हम शुक्र करते हैं तो हम किसी और मर्तबे पे चले जाते हैं। तो बेहतर है कि आप शुक्र की हालत में रहें। ये बड़ी अच्छी बात की ना मायरा भी, जब हम वो मुश्किल वक्त से गुजरे तो मायरा ने उस वक्त सही बात की। उसने कहा कि दो ही किस्म के वक्त हैं, या सब्र का है या शुक्र का है। और मैंने जो अपने उस्तादों से सीखा वो एक बड़ी मजेदार बात थी कि जब आप गुजर रहे होते हैं ना सब्र के वक्त से, तो आपने गुजरना है उससे, लेकिन जब आप मुड़ के देखते हैं तो उस वक्त आपके पास चॉइस है कि उस सब्र के वक्त का भी शुक्र अदा करें, यानी कि वो भी शुक्र का। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले इन दोनों लड़कों ने बड़ी अच्छी गेम खेली, ज़बरदस्त गेम खेली, और उन्हें सवालात के जवाब सही दिए, ठीक दिए, सच्चे दिए, आई वुड से सच्चे दिए। तो अच्छा, अब ज़रा मैंने इनके साथ एक बोर्ड गेम खेलूंगी। बोर्ड गेम के बाद फिर कुछ सवालात मेरे हैं। बोर्ड गेम जनाब शदीद इजी है, हम बचपन से गेम खेलते आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रा नोखा आइडिया नहीं है। तो आप बोर्ड उठाएंगे, बोर्ड पे एक सेलिब्रिटी की पिक्चर है, आप देखेंगे, आपने 3 हिंट देने हैं, 3 हिंट को आपने गेस करके जवाब देना है, ठीक है? हाँ, सो अब पहले आप ना बोर्ड उठाएं और आप इनको पिक्चर दिखाएं किसके, और आप उठाए रखेंगे बोर्ड। हाँ यस, थोड़ा सा इसको नीचे कर लें। हाँ हाँ, ओए होए यार, ये तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आई एम टेरिबल एट दिस। यार हार मान ले। क्या? अच्छा, क्या हिंट दूं मैं? Originally from लाहौर। हाँ exactly, originally from लाहौर। चलिए, मुझे ये पता चला कि ये शी हैं। ये शी है, यस। हाँ Of course, हाँ। अरे वाह, I should start from that? हाँ, क्यों नहीं? Of course, नहीं। Come on। वो कसौटी याद आना शुरू है ना? हाँ जी, कुछ ऐसे ही समझ के कह चले, सकते हाँ। हैं। She is from लाहौर। पहला हिंट है। चलें 5 हिंट देते हैं। हाँ क्या, थैंक यू वेरी मच, बहुत अरे शुक्रिया वाह, अरे आपका। वाह, ठीक है, साथ भी तो है ना। इनके वालिदैन जो हैं उनका थिएटर से ताल्लुक है। इनकी खाला की बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी। वो तो यस। इनकी अम्मा उनकी बड़ी अच्छी पर्सनालिटी थी। इनकी खाला की बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी थी, Yes. अभी भी लोगों को याद करते हैं। Yes. इनकी भी बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है। आप Yes. जिस भी 90s किड्स से मिलेंगे तो उनका पहला क्रश ही होंगी। True. 90s। And more an actor than showbiz person. So actor. Yes. बहुत अच्छी Oh पर्सनालिटी God, है। from लाहौर। लाहौर से कौन अब कौन इनको है? कोई प्ले भी चल रहा है और मैंने हार्डली कोई ऐसा अच्छा, बंदा चल रहा है, देखा हो। इसके? हाँ, इनका प्ले चल रहा है। हाँ, आजकल इनका प्ले चल रहा है। मैंने हार्डली कोई ऐसा बंदा देखा हो कि आपने इनकी बात की हो और अगला बंदा चाहे खातून हो या मर्द हो, सब इम्प्रेस हैं इनसे। और इनकी interestingly, personality। I would love to, but I've never acted with her. Never. Oh, I'm so sorry। हार मानी, हार हाँ, मानी, हार मानी, मैंने मानी। अब जरा पिक्चर देखें, सवेरा Yes. नो। Oh, I'm sorry यार। अच्छा मैंने हिंट दिया था। इसके hint मैं आपको इतने अच्छे हिंट दे सकता था ना। ये तुम दिखाओ ना फिर, बताओ कैसे? हमने जो क्या बताते जिसमें कवि साहब थे उसमें सवेरा जी भी थी। हमने साथ काम किया हुआ है। कौन सा वाला? Which one? मिरास उसका मिरास। नाम था। तो और- मिरास ड्रामे में कवि साहब थे, और जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया था उसमें सवेरा जी भी थी। और बिस्मिल्लाह आज उनका चल रहा है, नुमान इजाज के साथ चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। चले जी, अब आपकी बारी। बोर्ड उठाइए, वो Well, guess करते okay, हैं। यार, वो आपको हिंट देंगे। या मुझे सिखाओ, उस्तादों ने भी सिखाना। आप भी आराम से इनको ओके पाँच hint देंगे। ओके ओके। ये कह रहे हैं कि मैं लाहौर नहीं जाऊंगा। और मुझे हिंट्स देते आप मजा आ रहा है। देते जाओ, अभी पहले हिंट पे इनको मजा आ गया। और इनकी बेगम इनको बहुत अजीज हैं। ठीक है। गुड बहुत अजीज है। बहुत अजीज, बहुत शुक्रिया। गुड वन। और आंगन टेढ़ा में हाँ इन्होंने बहुत अच्छा किरदार किया था नौकर का, जब वो थिएटर हुआ था। तो हाँ, हाँ यस। तीन Yes, लड़के ये ने तो कमाल ही बहुत दे दिए जबरदस्त हैं। है इनकी। ये आई रियली लाइक द सेकंड फ्रेज। ये तुमने
बहुत अच्छा पढ़ा है इसको। अरबी में पढ़ा क्या कहते हैं, इकरा कहते हैं ना। सो ये हस्बैंड इकरा है। जी बिल्कुल, हस्बैंड है शौहर इकरा, शौहर इकरा है जी बिल्कुल। क्या बात और है। बाकी आंगन टेढ़ा में दैट्स द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम, फिनोमिनल, यस, ब्रिलियंट। नाम भी ले लें आप। यस, ओह हाँ सॉरी, मैं यासिर का नाम तो लिया। यासिर हुसैन, यस यासिर हुसैन, यासिर हुसैन। आई सॉ हिम ऑन दैट। चलो जी नेक्स्ट। ओके सॉरी। ओह हाय यार, पहली बात मैं और नजीब बिलग्रामी हमने कहा है कि अगर किसी को हक है हमारे सेट पे सुपरस्टार बनने का और उस तरह के बिहेवियर करने का तो इनका है, लेकिन ये उतने ही हम्बल हैं, उतने ही शानदार। पहली बात। दूसरी बात, मैंने एक दफ़ा पहली दफ़ा मेरी मुलाकात इनसे हुई थी मॉर्निंग शो, नवाने जाज और ये होस्ट करे थे। मॉर्निंग शो नहीं था, सॉरी, ये रमज़ान ट्रांसमिशन या कुछ ईद का था आई थिंक। तो मैंने कहा था कि जी मुझे हमेशा गिला रहा है कि मॉडल्स और सिंगर्स जो हैं वो है ना एक्टर्स बन गए, एक्टर्स होते हैं। मैंने कहा फिर आप जैसे लोग आ जाते हैं, फिर मेरी बात सारी झाग की तरह बैठ जाती है कि आप इतने कमाल एक्टर हैं। आयरन किरदार के साथ बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़, इनका सिंगर भी है, कमाल सिंगर हैं। एक हिंट मैं और देती हूँ, इनका गाना लाहौर बसंत में बहुत चलता था। एक तो फरिया परवेज का गाना चलता था वो, और एक इनका गाना बहुत चलता था। याल्ला मैं कितने अच्छे हिंट देती हूँ, कदर करो टीम मिल कदर करो। लेकिन जो मेरे जहन में आ रहे हैं, उन्होंने एक्टिंग नहीं की, वो सियासत में चले गए। इन्होंने एक्टिंग की है। लेकिन अगर इनकी अगर हम बात करें तो गाने की अगर बात करें तो डोर्स एंड विंडोज की बात अगर तुम सोचो तो फिर अगर बता दे, गाना भी बता दे। डोर्स हदीका क्या नहीं सर, doors and windows are like the doors and the windows like that's the first. okay The doors and windows. Doors and The buhes and the आप barriers. बहुत आप hints नहीं अच्छे दे रहे, मैं आपको बता यार I'm so sorry यार। मेरे बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा बता। ओह ओके हमारे जो लॉलीवुड के टॉप हीरोज थे, लेट्स से शान, साउथ भाई, मोमी भाई एंड वन अदर। ओके ठीक है, गुड। ये हिंट है, इससे अच्छा हिंट क्या हो खाली सकता जगह पुर करें। है? बेहतरीन हिंट है ये। अच्छा मेरे ख्याल से मैं पहुंच गया हूँ। हाँ वही है, मेरे ख्याल से मैं पहुंच मैं गया बता रहा हूँ आपको, वही है। आप देखें और ले लेना अबे शेर बब्बर बन जाऊं मैं, तो बाबरी वाली किस्म की बात कर मैं। बाबर ऐसे क्या बात पहुंच है, गया। बाबर ऐसे हिंट देते हैं क्या ऐसे वाकई यार, तू बस ये हिंट देता जा। हिंट नहीं था, ये खाली जगह पुर करे बच्चों ने। लेकिन फिर भी, लेकिन समझ गया मैं। हाँ मकसद था समझाना। जी। अच्छा ऐसा है कुछ क्या नहीं कि हाँ सही निकल गया तुम्हारा। ये एक ऐसा लड़का है, ओके लड़का है, ओके, जिसको अगर मैं स्क्रीन पे चपेड़े ना मारूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों नहीं मारी। पहली बात। दूसरा दूसरा क्या इसको मैं इन्होंने काम किया उनके साथ। हाँ 2-3 दफा काम किया है। 2-3 दफा काम किया है। और हाँ चंद लोग कहते हैं कि आप जवान एक्टर्स के बाप क्यों बनते हैं। अब इस तरह का बंदा हो तो मैं इसका स्क्रीन पे बाप बन सकता हूँ और बना हूँ। बेहतरीन आजकल के अगर जो यंग एक्टर्स की बात करें तो बेहतरीन एक्टर। मेरे नाम का आधा हिस्सा है इनके पास। हाँ बिलाल अब्बास। बिल्कुल बिल्कुल सही पहुंचे। क्या यानी कि मैं सीख रहा हूँ। I'm learning on the job. शुक्र है पहले बता दें। बिलाल बहुत बहुत बढ़िया अदाकार हैं। Yes, lovely. जी। और रे सदके जाऊँ, हमारी इंडस्ट्री में अगर नई लॉट में मुझे भरोसा है कि हम सेफ हाथों में हैं तो वो इनकी वजह से लगता है मुझे। और ओके, ये एक ड्रामे में बड़ी भोली भाली सी, बड़ी लाओबाली सी बनी थी और इनकी हीरोइन बनी थी। बस ठीक है, हाँ ठीक है। और सलमा हसन साहिबा की बेटी बनी थी। हाँ तो बस नाम यमुना की बात कर रहे हैं ना, यमुना की बात। लाइव शो में इतना टाइम नहीं होता। ऑफ कोर्स ये लाइव से डेड हो जाएगा। तो जल्दी करें। यमुना की बात। अच्छा जी। महमूद साहब, नबील भाई। क्या बात है। जिंदाबाद। मेरे पास अभी 2 और।
हाँ, ओह। अगर आपने बेपरवाह ढोला मेरा गाना सुना है तो उनमें इन्होंने डेब्यू किया था। मोहसिन, ये तो सब कुछ ही बताने वाली बात हो गई मैं है। नाम नहीं ले रहा, मुझे याद एक होगा बंदा यार, कह मैं रहा नाम नहीं ले रहा, मैं बहुत पैदल हूँ इन मामलों में। देखिए मैं नाम नहीं ले रहा, और अगर मॉम पे कभी फिल्म बने तो उसमें बेहतरीन हीरोइन बन सकती है ये। या नाम लेते हैं हम। ये लड़का सब मुझे नहीं- कुछ ये बता रहा है। लड़का है जी, नाम नहीं यार, रियली, बड़ी बड़ी आंखें, छोटा। अच्छा अच्छा पैकेट अच्छा, बड़ा बॉम्ब पे अगर धमाका। फिल्म बने तो फिर ये अदाकार बन सकती है। सज्जल की आपने गालिबन जी, बात जरूर, की है, बिल्कुल। गालिबन आपने सज्जल की बहुत बात की है। शुक्रिया उमैर सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, सॉरी। बहुत जल्दी पूछ लेते हैं आप। मोहसिन ना Yes. माशाल्लाह से मैं देख रही हूँ सिर्फ नाम ना बताने का तकल्लुफ कर रहे हैं। बस देखे मैं बहुत कोऑपरेटिव हूँ, आपके उस्ताद हैं वो। ओह नाइस यार, देखिए we grew up watching him being the charming young doctor, talking to other people कि देखिए जी हम तो सीधी सी बात करेंगे और जैसे हैं वैसे हैं ये। साजिद सर, साजिद सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो चले साजिद जाए सर, हम बहुत आला, सुनते बहुत चले आला, जाएं। बहुत आला। डॉक्टर से मुझे अब अगर बहुत ही करीब वाला मोहसिन हिंट दिया ना तो फिर देखना। चल पीछे मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया आपने देखा है? याद कर रहा हूँ कौन कौन है उसमें। उसमें देखें, जिन डॉक्टर साहब की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ, उनके एरा की है ये। यस, बस समझ ले कि उनके साथ संगमरमर में आपके साथ भी थी। ओह यस यस, मेरी पसंदीदा जी। कह सकते हैं। अली जी, अजमत बिल्कुल। साहब बिल्कुल से बस मुमासलत ठीक है। रखती थी। हाँ बस ठीक है, सानिया में समझा सानिया जी, yes. थी। क्या मेरी बात है। बढ़िया खेला लड़कों ने वैसे। अच्छा, Yes. बड़ा जबरदस्त, बड़ा बढ़िया लड़कों ने Boys, खेला है। yes, अच्छा, boys since you played very talk well. about मेरी गुड़िया, so मेरी गुड़िया का जो आपका कैरेक्टर था वो मतलब था तो एक यंग लड़का कैरेक्टर, लेकिन वो एक्चुअली लोगों को डरा रहा था। जो उसकी जिस तरह से उसका कैरेक्टर लिखा भी हुआ था, जब ये मोहसिन कैरेक्टर आपके पास आया था तो आपने क्या सोचा था उसको करते हुए? मतलब ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग जो है ना उसको सीरियस भी लेने लग गए। जी 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 जी। जैसे हमने वीनू का जिक्र किया, और वीनू को बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था तब, और मुझे ऐसा लगता था कि बहैसियत बाप मेरी जिम्मेदारी है ये रोल करना, एक ऐसे शख्स का किरदार करके अवेयरनेस देना। और अच्छी बात ये थी चैनल की भी, प्रोडक्शन हाउस की भी, राइटर की भी और पूरी टीम की भी, कि उन्होंने उसको एंड तक दिखाया, उसको पब्लिकली हैंग कर किया हमने कि उसका एंड ये होना चाहिए। और अब अलमिया ये है, और ये अफसोसनाक बात है कि अब तक ऐसे वाक़यात होते हैं, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, मगर जब जब होते हैं तब लोग उस ड्रामे को याद करके उसके क्लिप शेयर करते हैं कि हमें ये एग्जीक्यूशन चाहिए, हम चाहते हैं कि उसके साथ ये हो। तो मैंने उस ड्रामे को बहुत जिम्मेदारी समझ कर किया था। उसका मकसद कतई हम पैसे कमा लेते हैं यहाँ वहाँ से, वो बिल्कुल उस जोन में नहीं था। कि जो असर से निकलना कितना मुश्किल था आपके लिए? मैं आपको अर्ज करूं कि उमैर भाई भी इससे अग्री करेंगे कि जब वो उमैर भाई वो छोटी साहबजादी हमारे सामने खड़ी होती थी, जब हम सीन कर रहे होते थे, तो यकीन करें कि मैं अली हसन से कहता था कि आप इनके सोलो कीजिए और इनको भेज दें। मैं नहीं कर सकता ना, मैं जितना भी हो लूं, वो इतनी सी बच्ची है और मैं उनको ऐसे कैसे देख सकता हूं नीचे से ऊपर तक। तो उनकी वालिदा भी वहां मौजूद होती थी, फिर हम उनको बिठाकर पूछते थे, आपको पता है बेटा हम बैड टच गुड टच की बात कर रहे हैं, और उनकी वालिदा उनको समझाती थी कि हम एक बुरे अंकल को इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं। और वो इतनी इंटेलिजेंट थी माशाल्लाह, एक तो उन्होंने अदाकारी अच्छी की और दूसरा उन्होंने समझा उसकी नोयत को, और उन्होंने वो अपने कांधों पर वो जिम्मेदारी ली, वो उस छोटी नन्ही गुड़िया ने, कि उन्होंने वो पूरा ड्रामा अपने कांधों पर उठाया था। और हम सब, और वो ऐसा ड्रामा था, मैं सीन कर रहा हूँ तो सानिया जी रो रही हैं, सानिया जी सीन कर रही हैं तो मैं और सोनिया हुसैन रो रहे हैं, और साजिद भाई को देखकर हम रो रहे हैं। तो वो एक बहुत इंटेंस ड्रामा था कि उसमें हम सारी कास्ट जो थे वो इस तरह से इन्वॉल्व थे कि हम सब एक जिम्मेदारी समझ के कर रहे थे। आई विल कमेंट ये, क्योंकि करना चाहिए, जिस जिम्मेदारी से आप लोगों ने बच्चों के साथ काम किया था ना, दिस शुड बी द स्टैंडर्ड, ये अदब होना चाहिए, दिस इज हाउ इट शुड बी डन। आज बात आप, अच्छा आपने खुद उमैर बड़े ऐसे मुश्किल टॉपिक्स पे आपने काम किया हुआ है, तो आपको लगता है कि उतनी पजीराई, क्योंकि एक तो बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसे हम जब भी ड्रामाज, जैसे उडारी भी ड्रामा था, ऐसे बहुत सारे जो ड्रामाज होते हैं, इवन फिर आपको यमुना के साथ भी जो प्ले था, फिर उसकी बहुत वो बाहर से आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आपको लगता है उतना सराहा कहते हैं अगर इतना मुश्किल कैरेक्टर आप कर रहे हो तो? या आई डोंट थिंक, मैं
सराहने के लिए इस मकसद के लिए तो किया नहीं जाता, तो यही है कि यार इसमें हिस्सा डाल देना चाहिए, वी शुड प्ले आवर पार्ट, दैट्स इम्पोर्टेंट। मुझे भी नाउ मैनी पीपल इन द इंडस्ट्री नो दिस कि उमर भाई को अगर घेरना है ना तो उनको कोई मकसद बताओ, बिल्कुल, तो उसके ऊपर हिसाब से घेरे जाएंगे। जैसे वो जो जन मुरीद एक किया था उसमें क्लिप, वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और उसके ऊपर मैंने एक्टिवली भी काम किया हुआ है, तो फिर उन्होंने कहा तो मैं भाई को इस बात पे लेके आए। सो दीज आर आवर वेज टू कंट्रीब्यूट टू दैट, दिस आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दैट वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू दैट। अब उसमें द पर्पस इज नॉट कि पीपल पसंद करें, वो अगर हो गया फ्लूक है, लेकिन आपने वही वाली बात है ना, अबाबील वाली बात है कि आप बस अपने हिस्से का पत्थर मार दीजिए। अच्छा, मेरा अगला सवाल आप दोनों से वो ये है कि अवार्ड मिलने को कितनी बड़ी कामयाबी आप समझते हैं, या फिर आपको लगता है कि बस एक एंटरटेनमेंट शो है, ये अवार्ड शो नहीं है? हमारे यहाँ वन अवार्ड शोज़ होते बहुत कम हैं। हर चैनल का अपना अवार्ड शो है और वो उसमें अपने ड्रामों को नॉमिनेट करता है, और जो एक आज़ाद अवार्ड शो होते हैं उसमें मुझे याद है कि जब दो ऐसे लोग थे कि जिनका पिछले कुछ सालों में कुछ नहीं आया था, लेकिन उनके लिए कैटेगरी फिर बनाई गई, क्रिएट की गई कि सिर्फ इनको अवार्ड देना लाज़िम मलज़ूम है। सो ऐसे वक्त में और ऐसे मुल्क में और ऐसी जगह पे आप अवार्ड से क्या क्रेडिबिलिटी क्या होगी? या आई कंप्लीटली एग्री विद यू। आई मीन हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, नाम नहीं लूँगा, मैंने मिसाल के तौर पे एक चैनल पे पेशतर काम मेरा वहाँ हुआ है, इस हद तक कि मुझे याद है जब मैं पिंजरा करा था तो एयरवाई वालों ने कहा कि आपको पता है 5 साल बाद एक हमारे साथ करें। ओह माय गॉड, 5 साल में कहाँ था? अब अवार्ड सेरेमनीज होनी है उनकी, एंड आई एम नॉट इवन इनवाइटेड, नॉट इवन इनवाइटेड। संगे मरमर हमने किया, लाहौर में अवार्ड सेरेमनी हुई, मैं लाहौर में हूँ, टीम पहुंची और अल्हम्दुलिल्लाह संगे मरमर अल्हम्दुलिल्लाह डिजर्वेडली गॉट its rewards. I wasn't even invited. Whoa. So the objective of the award नहीं है to recognize कि अगले की क्या contribution. बिल्कुल. That is not the objective. The objective is marketing plan. Yeah. It's an act. तो हमें फिर as actors we have to treat it like that. तो अगर audience समझती कि ये पजीराई हुई है, नहीं, ये एक मशहूरी का काम था, एडवर्टाइजिंग का काम था, इसमें that's what it was. So और अगर सॉरी कथा कलामी की माफ़ी, मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि मेरी गुड़िया नॉमिनेट नहीं हुआ आज तक, इतना बड़ा क्रिटिकली एक्लेम्ड या सोशल बेस्ड और ये वो, अगर हम जैसे मैंने कहा कि हमने वन उस मकसद के लिए नहीं किया, लेकिन अगर आप उसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देखें भी तो वो उसको नॉमिनेट ही नहीं किया गया था अपने उन हम असर ड्रामों में, उसको कंसिडर ही नहीं किया गया था। Likewise when you said कि यमुना के साथ प्यार के साथ थे, didn't get anything, I didn't get anything. Yeah, I didn't get. People know me from that, but I didn't get anything, which is fine because हमें पता है कि इसका मकसद क्या है। बिल्कुल, yes. But then you deal with it accordingly, which is okay. सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं वो अल्लाह मैं तो खुद इसमें मतलब लिटरली सवाल भूल गई, क्योंकि मैं वाकई चीज़ को सोची थी कि ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है, क्योंकि अगर आप इतना अच्छी चीज़ कर रहे हो और आपको उसकी एप्रिसिएशन मतलब अवार्ड की सूरत में आपको ना मिले, तो फिर आपको तैयार देखो हेल्प यू सेटल इट डाउन, जैसे मैंने कहा है कि इसको देखने का मंजर होता है, राइट? बिल्कुल। तो अगर हमें रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन जो है ना, जो ऑडियंस से मिलती है, उसका कोई नेमो बदल। बिल्कुल। हाँ, अगर दुख, अगर आप इसको दुख के पहलू से देखना चाहिए, लेट मी पुट वर्ड्स इन दैट, वो ये है कि यार गैरों से करम अपनों पे सितम वाली बात है कि घर वाले आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, वो अलग, वो उसका दुख हो सकता है, लेकिन वो आपकी मर्जी है कि आपने उसको दुख लेके बैठना है, या फिर आपको अंदाजा हो जाए कि वही वाली बात, छानने वाली बात, वो सानू पता लग गया केड़ा कितने खलोता है, सो वी नो हाउ टू डील विद दैट। सही बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि आज भी ऐसा ही है कि जो आर्टिस्ट हैं वो ड्रामास की या फिर कोई भी किसी प्रोजेक्ट की पेमेंट के लिए भाग रहे हैं? ये बहुत तकलीफ दे है, बल्कि मैं जिस तरह स्टेटस लगा देता हूँ, मैंने एक बार लिखा भी था कि अगर मैंने कभी भी खैरबाद कहा ड्रामा इंडस्ट्री को तो उसकी वजह यही होगी, जो साइकिल है पेमेंट का बहुत तकलीफ दे। अगर मैं ये बहुत बड़ा अलमिया है, बड़ी तकलीफ दे बात है कि आप एक्टर को भिखारी बना देते हैं कि वो अपने ही पैसों के लिए बार बार पूछने पर मजबूर हो जाए, उसको शर्म आने लग जाती है। तो वो जो एक पैटर्न है पेमेंट का, जो साइकिल है, वो इतना तकलीफदेह है कि मैं तो चले सिंगिंग भी कर लेता हूँ, मैं शोज भी होस्ट कर लेता हूँ, है ना, तो मेरे पास कुछ और भी गुर हैं। तो जो मेरे दोस्त सिर्फ एक्टिंग करते हैं, मैंने उनको सुना है वो तकलीफ में है बेचारे,
वो अपने शहरों को छोड़कर आते हैं। वो तो कराची की मेहरबानी है कि वो अपने परों में हम सबको लिए बैठा है। एहसान है इस शहर का हम पे, पूरे पाकिस्तान पे कि ये हम सबको संभाले हुए है। हम 3 परदेसी बैठे हुए हैं यहाँ पे। आपको तो सीवीयू लिखा हुआ आईडी कार्ड में, तो हम तो बाकी तो मुझे लगता है कि इसको इम्प्रूव होने की जरूरत है। बहुत आटे में नमक के बराबर हैं कुछ ऐसे लोग के जो आपको पसीना खुश्क होने से पहले कहते हैं कि ये आपके पैसे। इमाम मुत्तकियान का कॉल भी यही है कि होना यही चाहिए। अच्छा, आप भी इस बात पे बिलीव करते हैं? अनफॉर्चुनेटली इट्स ट्रू, डेफिनेटली। जब हमने एक्टर्स एसोसिएशन बनाई थी तो मुझे याद है वन ऑफ द थिंग्स जो मैं हमेशा कहता था हमें इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो इमीडिएटली देनी, वो ये बिल्कुल। और वो बुनियादी बात वो पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस कहने सर देर सवेर से हो जाती है। और मैं कहा यार मैंने वो दिन दस जो सवेर हुई सी, बिल्कुल हमेशा देर ही हुई है, देर ही हुई है। आई एग्री। और वो इट्स अगेन रिस्पेक्ट वाली बात, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट। यू हैव टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। डू यू बिलीव कि रॉयल्टी होनी चाहिए? 100%। मुझे अगर कोई कहे ना कि सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर दो, एक आखिरी कलम जो तुमने उठा के रखना है वो किस पे लड़ोगे? फॉर ऑल आर्टिस्ट्स पाकिस्तान में मैं कहूँगा रॉयल्टी और रेजिड्यू। और उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस हद तक पहुँच गए थे कि सेनेट में वो ड्राफ्ट हुआ लॉ और वो पास हुआ सेनेट से, फिर वो आना था नेशनल असेंबली में, फिर उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी वो हटी, फिर मियाँ साहब की आई वो हटी, अब इनकी फिर वापस आ गई। अब वो कहाँ है, क्या हो रहा है उसका, वी डोंट नो यार। लेकिन ये एक चीज़ अगर हम कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, इस 5th जनरेशन वॉरफेयर की हम बात करते हैं, दुनिया बदल जाएगी। अच्छा, कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ कहते हैं अभी तक आपको काम करने की ख्वाहिश हो कि मेरे उनके साथ काम करना है? हाँ, मुख्तसरन जवाब। मुझे सानिया जी के साथ काम करना था, मैंने कर लिया। चलिए, हाँ, सानिया से मैंने भी पुग लिया हूँ वैसे, लेकिन अब मुझे लगा कि आई थिंक आई नीड टू वर्क विद सवेरा। सवेरा इट्स हाई टाइम। क्या बात है। Thank you so much Mohsen, and thank you so much मैं for being so honest in my show। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।